अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खूनी बुर्ज। मारिया को अब अपने भाइयों की याद सताने लगी। चुनाचे एक रोज उसने सूजी को अलविदा कहा और कलकत्ते के रेलवे स्टेशन पर आ गई। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि जिस तरफ को जाने वाली गाड़ी तैयार मिलेगी वो उसमें सवार हो जाएगी। स्टेशन पर नागपुर को जाने वाली गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। गार्ड सीटी बजाकर झंडी हिला रहा था। मारिया जल्दी से एक डिब्बे में सवार हो गई। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा था। मौसम गर्मी का था मगर डिब्बा अंदर से ठंडा था। इस डिब्बे पे दो आदमी सवार थे। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। आदमी के माथे पर जख्म का निशान था, दूसरा जरा लंगड़ाकर चलता था। दोनों डिब्बे के सबज शीशे में से बाहर झांक रहे थे। गाड़ी चली तो उन्होंने सर पीछे कर लिया और गहरा सांस लिया। भगवान का शुक्र है गाड़ी यहाँ से चली, लगड़े ने कहा। दूसरा बोला, अब बाकी सफर भी आराम से कट जाएगा, फिक्र न करो, अगर कोई खतरा हुआ तो हम जंजीर खींचकर भाग जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो पागल? अगर हम भाग गए तो उस चीज का क्या बनेगा जो इस संदूक में बंद है? भाई अपनी जान भी तो बचानी है, मगर राजा से 1 लाख रुपया भी तो लेना है जाकर। जिंदगी खतरे में पड़ गई तो मैं रुपया भी छोड़ दूंगा, देखा जाएगा। अभी तो हम बिल्कुल महफूज है। उनकी बातों से मारिया समझ गई कि किसी राजा के कहने पर इन लोगों ने कोई काम किया है जिसका नतीजा संदूक में बंद है। अब खुदा जाने इन्होंने राजा के कहने पर 1 लाख रुपए के लालच में आकर किसी को कत्ल कर दिया है और लाश संदूक में डालकर उसे सबूत के लिए राजा साहब के पास ले जा रही हैं, या कोई और बात है। बहरहाल मारिया के दिल में एक शौक सा पैदा हो गया। दोनों आदमी बदमाश लगते थे। उनके चेहरों पर शराफत बिल्कुल नहीं थी। उन्हें हरगिज मालूम नहीं था कि उनके डिब्बे में एक औरत भी उनके साथ सफर कर रही है जिसने सारी बातें सुन ली हैं। मारिया ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट गई और पहलू बदलकर उन आदमियों की बातों को बड़े गौर से सुनने लगी। ये मफरूर कातिल उस लाश के बारे में बातें करने लगे जो संदूक में बंद थी। यार कमबख्त, इस राजकुमार ने मरते मरते भी देर लगा दी। एक गोली खाकर तो मेरी तरफ देखता रहा, आखिर 3 गोलियों से मरा कमबख्त। जरा सूंघो, कहीं संदूक में से लाश की बू तो नहीं आ रही? दूसरे आदमी ने संदूक के बाहर नाक लगा दी। ओहो, बदबू नहीं आ रही। भाई चूना वगैरह लगा दिया है, लाश से अब बदबू कहाँ से आएगी? एक बार तो मारिया भी कांप उठी। जिस कदर जालिम है ये दोनों बदमाश, ना जाने किस बदनसीब माँ का बेटा होगा जिसको इन जालिमों ने गोली मारकर हलाक कर डाला और अब उसकी लाश किसी राजा के पास ले जा रही हैं। ना जाने इस कत्ल में क्या राज है। वो राजा कौन है? ये राजकुमार कौन था? क्या किसी जायदाद का चक्कर था? मालूम करना चाहिए। इस राज पर से पर्दा उठाना चाहिए। मारिया ने फैसला कर लिया कि वो इस राज को खोलकर छोड़ेगी और मालूम करेगी कि इस बेगुनाह को क्यों कत्ल किया गया। गाड़ी कलकत्ते से दूर निकल आई थी और खेतों में भागी जा रही थी। नागपुर हिंदुस्तान के दरमियान में एक मशहूर शहर है, काफी लंबा शहर है। मारिया ने दिल में सोचा कि हो सकता है खुदा को यही मंजूर हो कि वो इस गाड़ी में सफर करके बेगुनाह राजकुमार की कातलों से उसका बदला ले। हो सकता है इस तरह से उसकी मुलाकात अंबर और नाग से हो जाए। गाड़ी छोटे छोटे स्टेशन छोड़ रही थी। दोपहर के वक्त एक बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया। गाड़ी वहां रुकी। फर्स्ट क्लास होने की वजह से बैरा खाना लेकर आ गया। दोनों मिलकर खाने लगे। बैरा चला गया। मारिया को भी भूख लग रही थी। वो रेलगाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गई। उसने देखा एक टी स्टॉल पर डबल रोटी, मक्खन और चाय बिक रही थी। चुपके से वहां जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। हाथ बढ़ाकर एक थाली में से आधी डबल रोटी और मक्खन उठाया और सुकून से खाना शुरू कर दिया। दुकानदार को मालूम ही ना हो सका कि वहां से आधी डबल रोटी गायब हो गई है। फिर उसने चाय की एक प्याली उठा ली और पीने लगी। चाय पीकर उसने खाली प्याली रखी तो वो नीचे गिरकर टूट गई। मालिक ने अपने नौकर के सर पर जोर से धप मारकर कहा, उल्लू के पट्टे, देखकर बर्तन नहीं रखता, रोज एक प्याली तोड़ देता है। नौकर सर को सहलाते हुए हैरानी से कभी टूटी हुई प्याली और कभी मालिक का मुंह तक रहा था। साहब, मैंने तो इस प्याली को हाथ तक नहीं लगाया। मालिक ने एक और तमांचा मारकर कहा, तो फिर ये तेरे बाप ने तोड़ी है? मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि बदबख्त उस बेचारे को यूं ही मार रहा है। उसने काउंटर पर रखी हुई 6 प्यालियां एक साथ उठाई और उन्हें मालिक के सर पर दे मारा। सारी की सारी प्यालियां टूटकर बिखर गईं। टी स्टॉल का मालिक बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। इतने में रेल ने सीटी बजा दी। मारिया जल्दी से अपने डिब्बे में आकर बैठ गई। गार्ड ने झंडी लहराई। रेल छकाछक करती प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई और दूसरे स्टेशन की तरफ तेजी से चलने लगी। दोनों कातिल खाना खाकर संदूक पर चैनक रखे चाय पी रहे थे और राजकुमार के कत्ल के बारे में ही बातें कर रहे थे। सफर करते करते 2 रोज हो गए। तीसरे रोज शाम के वक्त संदूक में रखी हुई लाश बदबू देने लगी। दोनों कातिल परेशान हो गए। उन्होंने अटैची केस में से खुशबू की एक शीशी निकाली और संदूक के ऊपर उंडेल दी। सारे डिब्बे में खुशबू फैल गई जिसकी वजह से लाश की बदबू दब गई। चौथे रोज सुबह बैरा नाश्ता लेकर आया तो बोला, साहब बड़ी खुशबू फैली है डिब्बे में। लंगड़े कातिल ने कहा, तुझे क्या, चल भाग यहाँ से। बैरा खामोशी से चला गया। मारिया को भी भूख लगी थी। वह डिब्बे से उतरने लगी तो गार्ड ने सीटी बजा दी। उस स्टेशन पर गाड़ी 2 मिनट के लिए ही रुकी थी। अब सिवाय इसके और कोई चारा ना था कि मारिया इन कातिलों के साथ नाश्ता करे। वो करीब आ गई। दोनों कातिल नाश्ता कर रहे थे।
थाली में डबल रोटी के टुकड़े, मक्खन, अंडे और फल रखा था। मारिया ने आंख बचाकर 2 संतरे और एक सैंडविच उठा लिया। दोनों को पता न चला, मगर जब उन्होंने एक प्याली गायब देखी तो बड़े हैरान हुए। यार, ये कमबख्त बहरा एक ही प्याली लाया था। नहीं तो मेरे सामने ट्रे में 2 प्यालियां पड़ी थी, तो फिर अब दूसरी प्याली कहाँ है? खुदा जाने कहाँ चली गई। मारिया ने बड़े आराम से जरा परे सीट पर बैठकर संतरा खाया, सैंडविच खाया, चाय पी और खाली प्याली लाकर दोनों के दरमियान रख दी। गायब से अचानक प्याली को अपने आप आकर ट्रे में गिरता देखकर दोनों के मुंह हैरत से खुल गए। ये कहाँ से आ गई? दहशत से उनका बुरा हाल हो रहा था। दूसरे ने कहा, तुम्हारा वहम है यार, यहाँ पहले से इसी जगह पड़ी थी। भगवान की कसम, मैंने अपनी आंखों से प्याली को हवा से निकलकर ट्रे में आते देखा है। तुम्हारी आंखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं सच कह रहा हूँ। खामोश बैठे रहो, नागपुर आ रहा है। राजा का नौकर स्टेशन पर वैगन लेकर आया होगा। अब मारिया को शरारत सूझी। उसने संतरे के छिलके उतारकर ट्रे में फेंकने शुरू कर दिए। छिलकों को गिरता देखकर दोनों थर-थर कांपने लगे। मारिया ने सोचा कि उन्हें ज्यादा नहीं डराना चाहिए, क्योंकि इस तरह हो सकता है ये बेहोश हो जाएं और इस कत्ल का राज न खुल सके। बस वो खामोश होकर बैठी रही। रेलगाड़ी अब नागपुर शहर में से गुजर रही थी। एक पुल आया जिसके नीचे दरिया बह रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें नजर आने लगी। आखिर नागपुर का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया। गाड़ी छक छक करती बड़ी शान से प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई और फिर खड़ी हो गई। मुसाफिर डिब्बों में से उतरने लगे। कुलियों ने शोर मचा दिया। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा था, यहाँ कोई मुसाफिर न आया। दोनों कातिल बेचैनी से बाहर देख रहे थे। इतने में एक वर्दी पोस्ट ड्राइवर भागता हुआ डिब्बे के पास आया और बोला, राजा बिक्रम सिंह जी के मेहमान इस डिब्बे में सफर कर रहे हैं क्या? दोनों कातिल जल्दी से बाहर निकल आए। जी हाँ, हम ही राजा साहिब के मेहमान हैं। तशरीफ लाइए, गाड़ी बाहर खड़ी है। यह संदूक भी साथ है हमारे, कोई फिक्र नहीं, मैं इसे उठवाई देता हूँ। संदूक में से इतर की खुशबू आ रही थी, जिसकी वजह से बदबू दब गई थी। उसी वक्त 4 कुल्ली मंगवाए गए, जिन्होंने संदूक उठाकर बाहर वैगन में लाकर रख दिया। मारिया पहले से वैगन में आकर बैठ गई थी। दोनों कातिल भी वैगन में सवार हो गए और ड्राइवर ने वैगन स्टार्ट कर दी। शहर के मुख्तलिफ बाजारों सड़कों पर से गुजरते हुए वैगन शहर के बाहर खेतों के बीच वाली सड़क पर से गुजरने लगी। अब खेत भी पीछे रह गए और जंगली दरख्त और घनी झाड़ियां शुरू हो गई। सड़क भी कच्ची हो गई थी। मारिया को दूर दरख्तों में एक पुराना किला नजर आया। वैगन किले के अंदर जाकर खड़ी हो गई। एक उधेड़ उम्र का आदमी वहां पहले से खड़ा था। उसने चूड़ीदार पजामा, मखमल का कोट और सर पर पगड़ी बांध रखी थी जिसमें मोती लगे थे। वह जल्दी से आगे बढ़ा और कातिलों को एक तरफ ले जाकर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे यही पूछ रहा था कि क्या राजकुमार की लाश वो साथ लाए हैं। कातिलों ने मुस्कुराकर कहा, सरकार आपका हुक्म हो और हम उसे पूरा न करें। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब आपको अपना वादा पूरा करना है। राजा मुस्कुराया। लाश देखने के बाद तुम्हें 1 लाख रुपया उसी वक्त अदा कर दिया जाएगा। संदूक उठवाकर किले के पिछवाड़े राजा की खास कमरे में पहुंचा दिया गया। सब नौकर चले गए। अब कमरे में दोनों कातिल और राजा रह गए। बेशक मारिया पहले ही उस कमरे में मौजूद थी। राजा ने कमरे की खिड़कियां बंद करके आगे पर्दे कर दिए। बत्ती जला दी गई। दोनों कातिल एक तरफ खड़े थे। राजा ने संदूक को खोला। मारिया ने आगे होकर झुककर देखा। संदूक में खूबसूरत नौजवान की लाश पड़ी थी, जिसके गले में मोतियों की माला अभी तक वैसे ही पड़ी थी। राजा ने लाश को देखकर इत्मीनान का सांस लिया और फिर कातिलों की तरफ देखकर मुस्कुराया। शाबाश, तुम लोगों ने अपना वादा पूरा कर दिया। ये लाश राजकुमार ही की है। एक कातिल ने झुककर कहा, सरकार अब अपना वादा पूरा कर दीजिए। राजा ने एक अलमारी के दराज में से 1 लाख रुपए के नोट निकालकर उनके हवाले कर दिए। तुम्हारी अमानत पहले ही यहाँ रख दी गई थी, ये लो। शुक्रिया। उन्होंने उसी वक्त आधे आधे पैसे बांट लिए। अब हमें इजाजत दीजिए। राजा ने कहा, तुम लोग सफर करते थक गए हो, आज रात हमारे पास आराम करो, कल सुबह चले जाना। मेरी ख्वाहिश है, मुझे बड़ी खुशी होगी। सरकार अभी कई दूसरे काम भी जाकर करने हैं, इसलिए मुनासिब यही मालूम होता है कि हम चले जाएं। राजा ने कहा, दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं, क्या तुम लोग मेरे एक रात के मेहमान बनकर मुझे इज्जत नहीं बख्शोगे? आखिर दोनों कातिल राजा के इसरार पर रजामंद हो गए कि वो एक दिन किले में बसर करेंगे। बस यही उनकी बदनसीबी थी। उनके साथ क्या होने वाला था ये उनको कोई खबर ना थी और ना मारिया के वहम गुमान में कुछ था। लाश वाला संदूक उसी कमरे में बंद कर दिया गया। राजा दोनों कातिलों को लेकर किले की दूसरी मंजिल में कमरे में आ गया। आप लोग इस कमरे में आराम करें, नौकर आपको अभी खाना दे जाएगा। शाम के खाने पर मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगा। अगर किसी दूसरी चीज की जरूरत हो तो ये घंटी बजा दीजिएगा। शुक्रिया। राजा चला गया। मारिया भी उसके साथ ही बाहर निकल गई। वो राजा के पीछे पीछे चल रही थी। राजा अपने ड्राइंग रूम में आ गया। वहां एक खूबसूरत औरत बैठी नाखूनों पर पॉलिश लगा रही थी। राजा ने जाते ही कहा, महारानी मुबारक हो, अब तुम्हारा बेटा ही राजगद्दी का मालिक बनेगा। तुम्हारे बेटे के रास्ते में राजकुमार की जो रुकावट थी उसे ठिकाने लगा दिया गया है। रानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या सच कह रही हैं महाराज? अगर तुम्हें शक है तो चलकर संदूक में पड़ी हुई लाश देख लो। अब मेरा बेटा राजगद्दी का मालिक बनेगा।
ये सारा किला, सारा महल, सारी जायदाद उसकी होगी। रानी बहुत खुश थी। वो राजा के साथ किले की पहली मंजिल वाले कमरे में गई। उसने संदूक खुलवाकर लाश देखी। राजकुमार मुर्दा पड़ा था। रानी ने कहा, मगर अभी हमारे रास्ते में एक रुकावट बाकी है। तुम्हारा मतलब राजकुमार की माँ से है? राजा ने कहा, हाँ, राजकुमार के बाद उसकी माँ इस किले और उसकी सारी जायदाद का दावा कर सकती है। रानी ने कहा, तो फिर उसको ठिकाने लगाने के बारे में आपने कुछ सोचा है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा हूँ। मैंने अभी उसका सारा बंदोबस्त कर रखा है। राजकुमार के बाद उसकी माँ की बारी होगी। दोनों कातिलों को मैंने बिल्कुल तैयार कर रखा है। रानी ने राजा की तरफ देखकर कहा, मगर क्या ये लोग हमारे 1 लाख रुपया लेकर चले जाएंगे? राजा ने बड़ी मक्कारी से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या कभी इस किले से मेरा माल लेकर कोई जा सका है? इनको आज रात ही खत्म कर दिया जाएगा। किले में इतनी जगह है कि यहाँ राजकुमार की लाश के साथ 2 और लाशें समा सकी। आप कितने अच्छे हैं महाराज, आपको हमारी दौलत का कितना ख्याल है। राजा कहकर मारकर हंसा, ये लोग भी तो राजकुमार के कातिल हैं, इनको यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। आओ अब ड्राइंग रूम में चलते हैं। मारिया उन दोनों की बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने बड़े बड़े मक्कार शख्स देखे थे, मगर ये राजा और रानी उन सब पर बाजी ले गए थे। बहरहाल उसे एक बात की खुशी थी कि कातिलों को उनके किए की सजा मिलने वाली थी। यानी जो काम मारिया खुद करना चाहती थी वो ये राजा रानी कर रहे थे। मारिया अब उन दोनों का इंजाम अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। राजा बिक्रम सिंह के उन दोनों कातिलों के सोने का बंदोबस्त किले की दूसरी मंजिल के बुर्ज वाले कमरे में किया गया। उस बुर्ज को खूनी बुर्ज भी कहते थे। गदर के जमाने में उस बुर्ज में अंग्रेजों ने 200 इंसानों को ठूंसकर हलाक कर दिया था। तब से उसका नाम खूनी बुर्ज पड़ गया था। इसके बाद इस बुर्ज में एक कमरा सा बना दिया गया जिसमें मेहमानों को ठहराया जाने लगा, क्योंकि उस बुर्ज की खिड़कियां दरिया की तरफ खुलती थीं और रात को बड़ी ठंडी हवा चला करती थी। मारिया सब कुछ देख रही थी। उसने भी खूनी बुर्ज वाले कमरे में ठहरने का फैसला कर लिया। वो ये देखना चाहती थी कि यह राजा किस तरीके से दोनों कातिलों को इनके इंजाम तक पहुंचाता है। रात का खाना राजा ने मेहमानों के साथ खाया। मारिया ने खाना बावर्ची खाने में जाकर खाया। वहां खानसामा पुराने वक्तों का था। सर पर पगड़ी बांधे पूरियां तल रहा था। एक तरफ मुर्ग रोस्ट किया हुआ रखा था। थाल और तश्तरियां फलों से भरी हुई थीं। दूसरे नौकर चाकर भी इधर उधर काम करते फिरते थे। वो बड़े मजे से खा पी भी रहे थे। यहाँ मारिया के लिए खाना उठाकर खा लेना कोई मुश्किल बात न थी। चुनाचे उसने एक थाली में से रोस्ट मुर्गा उठाया, दूसरी तश्तरी में से कुछ फल उठाए और किले की गैलरी में आकर बड़े मजे से खाने लगी। यहाँ से दरिया का मंजर बड़ा साफ और दिलकश दिखाई दे रहा था। दरिया में कश्ती चली जा रही थी। माहीगीर गाना गा रहा था। उसकी हल्की हल्की आवाज़ मारिया के कानों तक आ रही थी, मगर लफ्ज़ उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। अब रात का अंधेरा बढ़ता चला गया। दरिया की तरफ से बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। मारिया खाना खत्म करके उठी और नीचे खूनी बुर्ज वाले कमरे में आ गई। दोनों कातिल खाना खाकर वापस आ गए थे और अपने अपने बिस्तरों पर अपने अपने हिस्से के नोट गिन रहे थे। भगवान कसम, ये दौलत बड़े आराम से मिल गई। दूसरा कातिल बोला, मगर यार, तुमने राजकुमार को सांप से डसवाकर मारा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने नाग को छोड़ा, जिसने राजकुमार को जाकर डस दिया और वो मर गया। फिर तुमने राजकुमार को क्यों कहा कि तुमने उसे गोली मारी थी? पहला कातिल हंसा। राजा को अगर पिस्तौल की गोली ना बताता तो वो समझता कि शायद ये राजकुमार किसी वक्त फिर से जिंदा होकर भूत की शक्ल में उसको आकर तंग करेगा, क्योंकि इन राजाओं में ये वहम बड़ा आम है कि जो लोग सांप के डसे से मर जाते हैं वो भूत बनकर दोबारा इस दुनिया में आ जाते हैं। दूसरा कातिल हंसा। बड़ी अक्लमंदी से काम लिया तुमने, लेकिन तुमने मुझे भी क्यों अंधेरे में रखा? कम अज कम मुझे तो बता देते कि तुमने सांप से डसवाकर राजकुमार को मारा है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें छुपकर सांप डसवाते देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी दबाव से मजबूर होकर राजा को बता दो कि मैंने गोली नहीं चलाई बल्कि सांप डसवाया है। मेरा ख्याल था कि वापसी पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि जब तक हम इस किले में बंद हैं हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। खास तौर पर इस खूनी बुर्ज में तो कोई भी हादसा हो सकता है। यार, सुना है इस खूनी बुर्ज में अंग्रेजों ने गदर के जमाने में लोगों को दम घूंटकर मरवा डाला था। यार, ऐसी बातें ना करो। ये देखो कि तुम्हारे नोट पूरे 50,000 ही हैं। मेरे तो पूरे हैं। मेरे भी पूरे हैं। बस अब सुबह का इंतजार है। जरा पौ फटेगी तो हम यहाँ से निकल चलेंगे। ख्वामखा राजा साहब के तकल्लुफ में आ गए, वरना हक ये था कि हमें आज ही शाम यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने बड़ी कोशिश की थी, मगर राजा ने जबरदस्ती रात रहने पर मजबूर कर दिया। चलो खैर, अब तो रात काटनी ही पड़ेगी। मारिया कोने में कालीन पर नीम दराज यानी आधी लेटी उन दोनों की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि बेचारे ठीक ही सोच रहे हैं कि उन्हें आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आज रात उनके कत्ल की रात है। अगर इनको इस वक्त भी मालूम हो जाए कि राजा ने इन दोनों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया है तो ये इसी वक्त इस खूनी बुर्ज की खिड़की से दरिया में छलांग लगा दें। क्या मैं इन लोगों को बता दूं कि राजा ने इनकी मौत की स्कीम बनाई है? मारिया ने सोचा, मगर नहीं, ये लोग कातिल हैं। इन्होंने राजकुमार के अलावा भी बहुत से लोगों को मारा है। अभी ये खुद कह रहे थे कि यहाँ से जाकर इन्होंने किसी दूसरे को कत्ल करना है। ये तो पेशावर कातिल हैं।
पैसे लेकर लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इनका जिंदा रहना ठीक नहीं, इनको कत्ल का बदला मिलना ही चाहिए। मारिया खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी रही। वो बड़ी बेचैनी से उस वक्त का इंतजार कर रही थी जब इन दोनों कातिलों को इनके किए की सजा मिलने वाली थी। रात गुजरने लगी। दरिया की तरफ जो खिड़की खुली थी उसके बाहर अंधेरा था। दोनों कातिल कुछ देर तक तो बैठे बातें करते रहे। फिर उन्होंने अपने अपने रुपए सरहानों के नीचे छुपा कर रखे और सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद कमरे में उनके खराटों की आवाज़ गूंज रही थी। शायद उनके खराटों का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जो ही वो गहरी नींद सोए मारिया ने आहट महसूस की। वो तो जाग रही थी। मारिया अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगी। आहट दरिया वाली खिड़की की तरफ हुई थी। मारिया उठकर दबे पांव खिड़की के पास गई और नीचे झांका। ये खटका कुमंद का हुआ था जो खिड़की पर नीचे से फेंकी गई थी। कुमंद का आंकड़ा खिड़की में आकर फंस गया और नीचे से एक आदमी रस्से को पकड़कर ऊपर चला रहा था। उसकी पगड़ी स्याह रंग की थी। मारिया पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। इतने में काली पगड़ी वाला जल्लाद ऊपर आ गया। वो खिड़की में से कूदा और खड़ा होकर कातिलों के बिस्तर को देखने लगा। उस शख्स ने मुंह पर स्याह रुमाल बांध रखा था। उसके कपड़े भी काले स्याह थे, बिल्कुल काला भूत लग रहा था। मारिया दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसके पांव पर शायद किसी चूंटी ने काटा। पांव को उसने पीछे किया तो तुपाई पर रखी हुई गुलाबदानी नीचे कालीन पर जा पड़ी। उसकी हल्की आवाज पर काला कातिल चौंका। उसने खंजर निकाल लिया और जिधर गुलाबदानी गिरी थी उधर को लपका। गुलाबदानी जमीन पर गिर पड़ी थी। वो सोचने लगा, ये किसने जमीन पर गिरा दी? जलजला भी नहीं आया। फिर यहाँ और कौन है? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो उठा और गुलाबदानी को छोड़कर अपने शिकार की तरफ मुतवज्जा हुआ। दोनों कातिल बिस्तरों पर बेसुध सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मौत उनके सरों पर खड़ी है और बस वो इस दुनिया में कोई दम के मेहमान हैं। काले कातिल ने खंजर तो पहले ही निकाल रखा था। वो एक कातिल पर झुका, उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखकर उसके सांस और आवाज को रोका और उसकी गर्दन पर खंजर चलाकर उसकी शाहरग काट दी। कातिल जाग पड़ा, मगर उसके मुंह से आवाज तक न निकल सकी और आंखें खुलते ही दोबारा बंद हो गई, हमेशा के लिए बंद हो गई। एक को खत्म करने के बाद काला भूत दूसरे कातिल की तरफ बढ़ा। उसको भी काले भूत ने इसी तरह कत्ल कर डाला। दोनों कातिल अपने इंजाम को पहुंचे तो उसने दोनों की लाशों को बारी बारी उठाकर खिड़की के पास ले जाकर रखा और फिर एक एक करके उन्हें नीचे दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। दरिया में लाशों के गिरने की आवाजें आईं और फिर गहरी खामोशी छा गई। काले भूत ने इस काम से फारिग होकर उन कातिलों के सरहानों के नीचे से 1 लाख रुपए के करेंसी नोट निकालकर जेब में डाले और जिस तरह खिड़की से आया था वापस चला गया। मारिया ये सारा खूनी ड्रामा अपनी आंखों से देखती रही। उसे खुशी भी हुई कि जालिम को जुल्म का बदला मिल गया था, लेकिन अभी एक जालिम बाकी था। उसे अभी उसके जुल्मों का बदला मिलने वाला था। वो था राजा। उसने अपने भतीजे राजकुमार को सांप से डसवाकर हलाक करवाया था और अब वो उस राजकुमार की माँ को हलाक करवाने की तैयारियां कर रहा था। मारिया ने फैसला कर लिया कि वो राजकुमार की माँ को हरगिज मरने नहीं देगी। दूसरी सुबह हुई तो काले भूत ने 1 लाख के नोट राजा के हवाले करके सर झुका दिया। हजूर, दोनों कातिलों को दरियाबुर्द कर दिया गया है। राजा ने शाबाश देते हुए कहा, हाँ, मैंने खूनी बुर्ज से दोनों की लाशों को दरिया में गिरते देख लिया था। ये लो तुम्हारे इनाम। राजा ने 2000 रुपये काले भूत के हवाले कर दिए। वो अदब से झुककर शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से चला गया। राजा ने रानी से कहा, महारानी, अब हमें राजकुमार की माता को यहाँ लाकर अपनी आंखों के सामने जिबा करवाना होगा। रानी बोली, उसका यहाँ लाना क्यों जरूरी है भला? उसकी भी लाश ही मंगवा लीजिए यहाँ। राजा बोला, नहीं, उस औरत को अपनी आंखों के सामने कत्ल करवाकर मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। मैंने एक आदमी को राजकुमार की माँ को अगवा करके लाने के लिए रवाना कर दिया है। वो आज शाम यहाँ किले में राजकुमार की माँ को लेकर पहुंच जाएगा। रानी ने कहा, लेकिन राजकुमार की लाश का क्या बनेगा? राजा बोला, उसे आज शाम ही किले के तहखाने में दफन कर दिया जाएगा। ठीक है, मगर उसे जला क्यों नहीं देते? राजा ने कहा, इस तरह से लोगों को और पुलिस को शक पड़ जाएगा कि ये किले में किसकी लाश को जलाया जा रहा है। यही बेहतर है कि जमीन खोदकर संदूक को दबा दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मारिया ये सारी बातें सुन रही थी। जब से उसे मालूम हुआ था कि राजकुमार को सांप से डसवाकर मरवा दिया गया है, जाने क्यों उसके दिल में ख्याल पैदा हो गया था कि अगर नाग आ जाए तो इस राजकुमार को फिर से जिंदा किया जा सकता है। मारिया ने राजकुमार की लाश को बड़े गौर से देखा था। सांप के जहर ने उसके खून को जमा दिया था। खुदा जाने वो किस किस्म का सांप था कि जहर ने खून को उसी तरह ठंडा कर दिया था। राजकुमार के चेहरे पर भी स्याही नहीं आई थी। मारिया ने सोचा कि संदूक में से लाश निकाल ले। फिर ख्याल आया कि वो लाश को कहाँ ले जाकर रखेगी। इसी संदूक में पड़ा रहने दिया जाए। अब उसने देखा कि मक्कार राजा उसे जमीन में दफन करने का प्रोग्राम बना रहा है, तो उसने फैसला किया कि वो कब्र में सुराख कर देगी ताकि ताज़ा हवा संदूक तक जाती रहे, क्योंकि उसने नाग की जुबान से सुन रखा था कि अगर किसी को इस किस्म का सांप डस ले जो उसके खून को बहाने की बजाय जमा दे, तो उस लाश को ताज़ा हवा ज़रूर मिलती रहनी चाहिए तावक्त ये कि उसका इलाज ना हो जाए। उसी वक्त राजा ने 2 आदमियों को साथ लिया और राजकुमार की लाश वाले संदूक को उठवाकर अंधेरे में शमशान में पहुंचा दिया। यहाँ हिंदू लोग
अपने मुर्दों को जलाया करते थे। शमशान में कीकर के बेशुमार दरख्त थे। उन दरख्तों के पीछे गहरी खाइयां थीं। एक खाई में कब्र खोदकर संदूक उसमें दफन कर दिया गया। राजा ने कहा, अब तुम लोग यहाँ शुमाल की तरफ चले जाओ और खबरदार इस राज के बारे में किसी से कोई जिक्र न करना। अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और तुम्हारे सारे रिश्तेदार मैं कत्ल करवा दूंगा। दोनों आदमी बोले, सरकार हम कभी किसी से कोई बात नहीं करेंगे। आपने हमें इतने रुपए दे दिए हैं कि हम बड़े मजे से किसी दूसरे शहर जाकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। दोनों अंधेरे में गुम हो गए। राजा भी बग्गी में सवार होकर वापस किले में आ गया। मारिया उस बग्गी पर बैठकर शमशान गई थी। वापसी पर वो वहीं रही। वो एक कुदाल अपने साथ लेती गई थी। जो ही वो लोग वहां से गए, मारिया ने कुदाल चलानी शुरू कर दी। मिट्टी बड़ी नरम थी। बड़ी जल्दी वहां एक जानिब गहरा सुराख हो गया। मारिया ने संदूक का ढकना भी खोल दिया। सुराख में से ताज़ा हवा लाश को मिलने लगी। मारिया ने बहुत सी झाड़ियां इकट्ठी करके उस सुराख को ऊपर से इस तरह ढांप दिया कि किसी को शक ही नहीं पड़ सकता था कि यहाँ कोई सुराख भी है। मारिया ने सोचा कि वो फिर से किसी वक्त संदूक को यहाँ से निकलवा कर किसी महफूज जगह रख देगी। अभी उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी। किले में वो ये संदूक नहीं रखवा सकती थी। मारिया को अब नाग का शिद्दत से इंतजार था। अगर उसे राजकुमार की माँ की आमद का इंतजार ना होता तो मारिया यहाँ से नाग की तलाश में निकल खड़ी होती। लेकिन वो राजकुमार की माँ की जान बचाना अपना फर्ज समझती थी, क्योंकि राजकुमार की माँ बेगुनाह और मासूम थी। मारिया वापस खूनी बुर्ज में आकर सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो दरिया वाली खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। परिंदे गीत गा रहे थे। उसने उठकर गुस्ल किया, कपड़े धोकर फिर से सुखाए और पहने। नाश्ता करने वो नीचे बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ नौकर चाकर बहुत मौजूद थे। खुद भी नाश्ता कर रहे थे और राजा रानी का नाश्ता भी चांदी के थालों में लगवा रहे थे। मारिया ने देखा कि वहां वो काला भूत भी मौजूद था, जिसने दोनों कातिलों को मौत की घाट उतारा था। अगरचे रात काले भूत ने मुंह ढांप रखा था, लेकिन मारिया ने उसे आंखों से पहचान लिया। काला भूत अपना नाश्ता लेकर एक तरफ हट गया। मारिया ने भी एक थाली में कुछ पूरियां, हलवा वगैरह रखा और काले भूत के पास आकर बैठकर नाश्ता करने लगी। काले भूत के वहमा गुमान में भी यह बात ना थी कि एक ऐबी औरत उसके करीब ही बैठी नाश्ता कर रही थी। अगर कोई उसे बताता भी तो उसे यकीन ना आता। मारिया ने सोचा कि इस शख्स का जिंदा रहना इंसानों के लिए खतरे का बायस हो सकता है, क्योंकि ये पैसे लेकर जिसे चाहे हलाक कर सकता है। आज इसने पैसे लेकर राजा के कहने पर 2 आदमियों को मारा है। कल ये किसी दूसरे से पैसे लेकर किसी दूसरे को मार डालेगा। मारिया ने आहिस्ता से काले भूत की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, तुम कातिल हो, मैं मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ, तुम्हारी जान कब्ज करने आया हूँ। काले भूत की आधी पूरी हाथ में ही पकड़ी रह गई। मुंह खुल गया, आंखें फटी की फटी रह गई और चीख मारकर नाश्ते की थाली वहीं छोड़कर उठ भागा। मारिया देर तक हंसती रही। वो उसे इसी तरीके से मारना चाहती थी। वो नाश्ता करने के बाद काले भूत की तलाश में किले में घूमने लगी। उसे इतना मालूम था कि वो किले में ही रहता है और यहाँ से कहीं और नहीं जाता। चलते फिरते आखिर उसने काले भूत को जा लिया। वो एक दरख्त के पास जमीन पर बैठा था और शायद कपड़ों की गठरी सी बनाकर उसे एक तरफ संभाल रहा था। मारिया बड़ी खुश हुई। चुपके से उसके पास पहुंचकर सरगोशी में बोली, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुम कातिल हो। काले भूत का रंग उड़ गया। उसने एक जोर की चीख मारी और भाग गया। मारिया ने फिर उसका पीछा शुरू कर दिया। दोपहर को यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। खुद काला भूत राजा के पांव पर गिरकर रोने लगा। महाराजा, मौत का फरिश्ता मेरा पीछा कर रहा है। कहता है तूने 2 आदमियों को मारा है, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। राजा ने उसे परे हटाते हुए कहा, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने सुना था कि तू पागल हो गया है और एकदम से चीख मारने लगता है। अब तुम्हें देखा, तुम्हारी बातें सुनी तो यकीन हो गया कि तू सचमुच पागल हो गया है। तुझे कल ही मैं पागल खाने भिजवा दूंगा, जहाँ तेरा इलाज होगा। काले भूत ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद एक औरत की आवाज़ सुनी है जो मेरे कान के बिल्कुल करीब आ रही थी। वो कह रही थी, मैं तुम्हारी जान कब्ज करने आया हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। राजा हंसा, अरे कभी औरत भी मौत का फरिश्ता हो सकती है? जो औरत है वो भला मौत का फरिश्ता कैसे होगी? तेरे कानों में यूं ही आवाज़ें आती हैं। जा जाकर आराम कर, बल्कि तू यहाँ से अपने गाँव कुछ दिनों के लिए चला जा। जो हुक्म जनाब। मारिया करीब ही सारी बातें सुन रही थी। उसे जो शरारत सूझी तो उसी सरगोशी में बोली, सुनो राजा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। तुम दोनों ने खून किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ही कातिल हो। काला भूत तो चीख मारकर वहां से सरपट भाग गया। राजा हैरान परेशान खड़े का खड़ा रह गया। आवाज उसने खुद अपने कानों से सुनी थी। काला भूत बिल्कुल ठीक कहता था। आवाज औरत की थी। राजा बहादुर आदमी था, डरा जरूर, मगर उसने अपने आप को परेशान नहीं होने दिया। बोला, तुम कौन हो? मारिया ने कोई जवाब ना दिया। राजा ने फिर कहा, तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? सामने आकर बात करो। क्या तुम भूत हो? किले का भूत हो? क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि इस किले में एक राजकुमारी का भूत फिरा करता है, जिसको अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया था। मारिया ने कोई जवाब ना दिया। वो राजा को परेशान करना चाहती थी, उससे सवाल जवाब करना नहीं चाहती थी। उसका मकसद वहां रहकर राजकुमार की माँ को मौत के मुंह से बचाना था, क्योंकि वो जालिम बड़ी रानी को लेकर किसी वक्त भी किले में पहुंच सकते थे। राजा ने जब देखा कि मौत का फरिश्ता कोई जवाब नहीं दे रहा
तो उसने अपने कानों में उंगली डालकर उन्हें साफ किया और सोचने लगा, कहीं ये मेरा वहम ही तो नहीं था। फिर वो ज़ेरे लब हंसा, कमबख्त ये काला भूत मुझ पर भी अपना असर डाल गया है। उसके तो कान बजते ही थे, मुझे भी आवाज़ें आने लगी। राजा वहां से अपने खास महल में चला गया। वहां उसकी रानी भी थी। राजा ने जाकर मौत के फरिश्ते की आवाज़ के बारे में उसे भी बताया और कहा, देख, उस अहमक का मुझ पर भी असर हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई औरत मेरे करीब खड़ी आवाज़ दे रही है। रानी ने फिक्रमंद होकर कहा, कहीं ये आवाज़ सच्ची ही ना हो महाराज। राजा हंसा, भाई वाह महारानी, उस पागल का तुम पर भी असर हो गया। हटाओ इन बातों को, आओ नीचे चलते हैं, खाना लग गया होगा। रात के खाने के बाद एक बग्गी आकर किले की ड्योढ़ी में खड़ी हो गई। उस वक्त वहां कोई पहरेदार नहीं था। राजा और उसके 2 साथी वहां खड़े थे। बग्गी में से एक संदूक को बाहर निकाला गया। राजा ने इशारा किया और ऊपर चला गया। आदमी संदूक लेकर राजा के पीछे चले और उस कमरे में ले जाकर रख दिया जहां पहले राजकुमार का संदूक रखा था। मारिया साथ साथ थी। आदमी चले गए। अब राजा वहां अकेला रह गया। इसके बाद वही काला भूत वहां आ गया। राजा ने कहा, संदूक को खोलो। संदूक खोल दिया गया। उसके अंदर एक उधेड़ उम्र की औरत लेटी थी जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। ये राजकुमार की माँ थी और बेहोश थी, क्योंकि मारिया ने रोशनी में झुककर देखा कि बड़ी रानी की सांस चल रही थी। उसे कोई दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। राजा ने कहा, बड़ी रानी को संदूक में से निकालकर खूनी बुर्ज वाले कमरे में पहुंचाकर दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। जो हुक्म सरकार। काले भूत ने बड़ी रानी को संदूक में से निकालकर कंधे पर डाला और किले की खुफिया सीढ़ियां चढ़कर खूनी बुर्ज वाले कमरे में पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने बड़ी रानी को पलंग पर लिटा दिया। मारिया जल्दी से बाहर निकल आई, क्योंकि काले भूत ने दरवाज़ा बंद करके ताला लगाना था। मारिया अंदर बंद नहीं होना चाहती थी, वो बाहर आ गई। काले भूत ने दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चाबी लेकर राजा के हवाले कर दी। इतने में रानी भी आ गई। राजा ने खुश होकर कहा, मेरा आखिरी दुश्मन भी मेरे कब्जे में आ गया है। रानी ने कहा, जब तक बड़ी रानी जिंदा है हमें इससे खतरा रहेगा। इसका जितनी जल्दी हो सके काम तमाम कर देना चाहिए। फिक्र न करो, कल किसी वक्त बड़ी रानी का काम तमाम करके इसकी लाश दरिया में बहा दी जाएगी। ये काम आज रात ही क्यों नहीं कर देते? आज रात रामनवमी की रात है। पुरानी किताबों में लिखा है कि आज की रात अगर किसी को हलाक किया जाए तो वह भूत बनकर सिमट जाते हैं। तो फिर कल रात ये काम जरूर हो जाना चाहिए। फिक्र ना करो, कल ये काम हर हालत में हो जाएगा। मारिया उनके कमरे से बाहर आ गई। कुछ देर वो किले के ऊपर वाली छत पर टहलती रही और सोचती रही कि बड़ी रानी की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। आखिर उसने फैसला किया कि बड़ी रानी को किसी तरह से होश में लाकर यहाँ से निकाल कर ले जाए, क्योंकि महल में उसका रहना खतरनाक बात थी। ये सोचकर आधी रात के बाद मारिया खूनी बुर्ज की तरफ गई। कमरे के दरवाजे पर ताला पड़ा था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर ताला खोलकर फेंक दिया और कमरे में आ गई। बड़ी रानी को होश आ चुका था और वह बिस्तर से उठकर खिड़की में से नीचे देख रही थी। वह परेशान दिखाई दे रही थी कि कहाँ से कहाँ आ गई है। मारिया चुपके से उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। मारिया ने गला साफ किया तो बड़ी रानी ने चौंक कर देखा। कमरे में धीमी सी बत्ती जल रही थी। कमरा खाली था। बड़ी रानी हैरान हुई कि यह अभी अभी कौन खंकारा था। मारिया के पास वक्त बहुत कम था। आधी रात बाकी थी और उस आधी रात में ही उसे बड़ी रानी को यहाँ से भगाकर किसी महफूज जगह पर पहुँचाना था। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़ी रानी, मेरी आवाज़ सुनकर घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपकी हमदर्द बनकर आपकी जान बचाने यहाँ आई हूँ। बड़ी रानी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मारिया ने कहा, मैं, आप यूँ समझ लें कि मैं एक देवी हूँ और आसमान से आपकी मदद करने आई हूँ। बड़ी रानी ने जल्दी से कहा, अगर तुम मेरी मदद करने आसमानों से आई हो तो ये बताओ कि मेरा बेटा, मेरा राजकुमार कहाँ है? लोग कहते हैं इस जालिम राजा ने उसे हलाक करवा दिया है और अब मुझे हलाक करने के लिए यहाँ अगवा करके ले आया है। मारिया ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इस जालिम राजा ने आपके राजकुमार को हलाक करवा दिया था, मगर क्या मेरा राजकुमार मर गया है? बड़ी रानी ने रोते हुए पूछा। मारिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बड़ी रानी जी, हौसला रखें, मेरी बात तो सुन लें। उस राजा ने आपके राजकुमार को सांप से डसवा दिया था और लाश एक जगह दफन कर दी है। मैंने उस लाश को महफूज कर लिया है और बहुत यकीन है मैं उसे फिर से जिंदा कर लूंगी। आप मेरी बात पर एतबार करें। बड़ी रानी ने सर पकड़ लिया और सिसकियां भरने लगी। कभी सांप का डसा भी बचा है, कभी मुर्दा भी जिंदा हुआ है। मारिया ने जोश में आकर कहा, क्या कभी आपने ऐसी औरत को भी देखा है जो नजर ना आती हो? अगर मैं आपके सामने खड़ी होकर आपसे बातें करते हुए आपको नजर नहीं आ सकती तो यकीन करें कि मैं आपके राजकुमार को फिर से जिंदा भी कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं उसकी लाश को कभी महफूज ना करती। अब आप ज्यादा बातों में वक्त ज़ाया ना करें, वक्त पहले ही हमारे पास कम है। इस राजा ने कल रात आपको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया है। मैं उसके लिए आपके पास आई हूँ कि अभी मेरे साथ इस खूनी बुर्ज से निकल चलें। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से तो निकलें, ये बाद में सोचा जाएगा। मारिया ने बड़ी रानी को एक स्याह चादर ओढ़ाई, उसे साथ लेकर खूनी बुर्ज से बाहर निकल आई। किले के रास्तों का उसे इल्म हो गया था। उसने अकबी दरवाजे में से निकलकर एक अंधेरी सीढ़ियां अबूर की। अब वो किले के पीछे निकल आई। यहाँ घनी झाड़ियां थी।
मारिया ने बड़ी रानी के साथ उन झाड़ियों में से गुजरकर खाइयां पार कर ली और एक कच्ची सड़क पर आ गई। उन्होंने एक तरफ तेज तेज पैदल चलना शुरू कर दिया। सड़क एक वीरान जगह पर निकल आई। मारिया ने उस नागपुर शहर की सैर करते हुए एक खंडर देखा था जो किसी जमाने में शायद कोई मंदिर था, मगर अब ढहकर खंडर बन गया था। मारिया बड़ी रानी को लेकर उस खंडर में आ गई। यहाँ नीचे एक छोटा सा तहखाना था। मारिया ने यहाँ घास बिछाकर बड़ी रानी को बिठा दिया और कहा, बड़ी रानी आप यहाँ आराम करें। बड़ी रानी ने भीगी हुई आंखों के साथ पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? घबराए नहीं बड़ी रानी, मैं उसे भी बहुत जल्द आपके पास ले आऊंगी। आप इस जगह से बाहर हरगिज हरगिज ना निकलें, मैं अभी आती हूँ। मारिया बड़ी रानी को खंडर में बिठाकर खुद बाहर निकल गई। सुबह को किले में शोर मच गया कि बड़ी रानी गायब है। राजा के तो होश उड़ गए। वो परेशानी के आलम में भागा भागा रानी के पास पहुंचा। रानी गजब हो गया, बड़ी रानी गायब है। हाय, वो कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है? जरूर उसे किसी ने अगवा कर लिया है, मगर यहाँ उसे कौन अगवा कर सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। राजा ने अपने आदमी साथ लिए और सारा शहर छान मारा, मगर बड़ी रानी का कहीं खोज ना मिला। दोपहर को वो थक हार कर वापिस आ गया। मारिया दोपहर को बड़ी रानी के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर गई। बड़ी रानी अपने बेटे के लिए बड़ी उदास थी। मारिया ने उसे जबरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाया। वो बार बार पूछ रही थी, क्या मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा? कहते हैं नाक का डसा तो पानी नहीं मांगता। खुदा ने चाहा तो आपका बेटा जरूर अच्छा हो जाएगा। आप देवी हैं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकती कि मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दें? बड़ी रानी, अब मैं आपको किस तरह से बताऊं कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। जब तक मेरा भाई नाग यहाँ नहीं आ जाता, राजकुमार को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। वही उसे फिर से जिंदा कर देगा। बड़ी रानी रोने लगी। मारिया ने उसे हौसला दिया और खुद बाहर निकलकर शहर के बाजारों में नाग और अंबर को तलाश करने लगी कि वो कहीं आते जाते नजर आ जाएं। जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि नाग और अंबर उसे इसी शहर में मिलेंगे। अब जरा उधर नाग और अंबर का भी हाल सुने। मद्रास शहर में रहती जब वो बेजार हो गई तो एक रोज नाग ने कहा, अंबर मारिया यहाँ नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में हमें ऊपर की तरफ सफर करना चाहिए। यानी तुम्हारा मतलब है कि यहाँ से अब चल देना चाहिए? हाँ भाई, तो फिर ठीक है, रेलवे स्टेशन चलते हैं। जो भी गाड़ी हिंदुस्तान के ऊपर वाले शहरों को जाने वाली होगी उसमें बैठ जाएंगे। वो रेलवे स्टेशन पर आ गए। ये मद्रास का एगमोर रेलवे स्टेशन था। काफी बड़ा रेलवे स्टेशन था। उसने देखा कि एक रेलगाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है। वो उसमें जाकर बैठ गई। नाग ने दिल्ली के 2 टिकट खरीद लिए थे। गाड़ी चल पड़ी। वो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। उस डिब्बे में काला साहब भी सफर कर रहे थे, जिसने अंबर और नाग को नफरत से देखा कि ये कमबख्त कहाँ से आ गए, क्योंकि नाग और अंबर का लिबास बड़ा मामूली सा था। उसने कोट पतलून नहीं पहन रखा था। रेल सफर करती रही। छक छक इंजन भागता चला गया। रात गुजर गई। अंबर और नाग ने अपनी अपनी सीट रिजर्व करवा रखी थी। वो उन पर लंबी तान कर सो गई। दिन चढ़ा तो डिब्बे में एक बैरा आ गया। उसने काले साहब के आगे नाश्ता रख दिया। अंबर और नाग ने भी नाश्ता मंगवा लिया। इतने में अंबर के हाथ से पानी का गिलास फर्श पर गिर पड़ा। उसके कुछ चींटे काले साहब के बिस्तर पर पड़ गए। वो गुस्से से बोला, अंधे हो गए हो, नजर नहीं आता क्या? नाग को गुस्सा तो बहुत आया। करीब था कि फुंकार मारकर काले साहब का काम तमाम कर देता कि अंबर ने उसका हाथ दबा दिया और काले साहब से कहा, माफ करना, गलती हो गई। तुम जाहिल लोग, ऐसा ही होता है। जाने किस तरह से फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आकर बैठ गया है। तुम्हारे पास टिकट है कि बगैर टिकट के सफर कर रहा है? अंबर ने टिकट निकाल कर दिखाए। काला साहब बोला, अब ऐसा जाहिल लोग भी फर्स्ट क्लास में सफर करने लगा है, हम किधर को जाएगा? नाग ने कहा, तुम लोग बड़ा गरूर करता है, ये ठीक नहीं। शट अप यू फूल। नाग को अब जो गुस्सा आया तो उसे अंबर भी ठंडा ना कर सका। रेलगाड़ी भागी जा रही थी। नाग ने घूर कर सुरख सुरख आंखों से काले साहब की तरफ देखा और एकदम से जून बदलकर एक स्याह नाग की शक्ल में आ गया। उसने अपना फन उठाकर काले साहब के आगे लहराना शुरू कर दिया। काले साहब पर जैसे बिजली से गिरी और वो बेहोश हो गया। नाग जल्दी से फिर इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर ने कहा, यार इसे संभालो, कमबख्त कहीं अगले जहान का टिकट लेकर ना चला गया हो। जाने दो कमबख्त मगरून इंसान को। अंबर ने काले साहब के मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने घबराकर नाग को देखा और फिर चीख मारकर बेहोश हो गया। नाग ने मुस्कुराकर कहा, इस काले का तो काम तमाम ही समझो अंबर भाई, अब ये साला होश में नहीं आएगा। अंबर ने कहा, नहीं यार, यूं ही किसी को नहीं मारना चाहिए। अंबर ने काले के मुंह पर ठंडे पानी का गिलास उंडेल दिया। वह बुड़बुड़ करता उठकर बैठ गया और खौफजदा होकर बोला, वो नाग, वो सांप? अरे भाई, कौन सा सांप? क्या तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? ख्वाब नहीं, सांप था, नाग था। बड़ा सा फन उठाई मुझे लाल लाल आंखों से घूर रहा था। नाग ने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ चलती गाड़ी में सांप कहाँ से आ सकता है? नहीं, मैंने तुम्हें सांप में बदलते देखा है। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हें सांप बनते देखा है। अंबर और नाग जोर से हंस पड़े। काले साहब, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। बेहतर यही है कि दिल्ली जाते ही तुम किसी पागल खाने में दाखिल हो जाओ और अपना इलाज कराओ।
गाड़ी एक जंक्शन पर रुकी तो काला साहिब अपना सामान उठाकर डिब्बे से भाग गया। नाग और अंबर हंसते रहे। चलो अच्छा हुआ, डिब्बा खाली हो गया, अब आराम से लेटकर सफर करेंगे। गाड़ी एक जंक्शन पर रुकी तो काला साहिब अपना सामान उठाकर डिब्बे से बाहर भाग गया। अंबर और नाग हंसते रहे। चलो अच्छा हुआ, डिब्बा खाली हो गया, अब आराम से लेटकर सफर करेंगे। थोड़ी देर बाद वही काला साहिब एक सिपाही और गार्ड को लेकर आ गया। ये है वो लड़का जो अभी अभी सांप बन गया था। सिपाही ने नाग को गौर से देखा और पूछा, क्यों भाई, तुम सांप बन गए थे? नाग ने कहा, आप इस पागल की बात को सच मान रहे हैं? अरे संतरी साहिब, भला इस जमाने में कोई इंसान सांप बन सकता है? गार्ड ने कहा, यही तो मैं कह रहा था, ये कैसे हो सकता है? मगर ये साहब कहता है कि इसने अपनी आंखों से तुम्हें सांप बनते देखा है। काला साहिब झट बोला, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरे लोग भी जमा हो गए और बड़ी दिलचस्पी से नाग को तकने लगे। किसी ने कहा, ये आंखें नहीं झपक रहा, जरूर ये सांप है, इसे मार डालो, ये शैतान है, ये भूत है। मुसाफिरों में से किसी ने पिस्तौल का फायर कर दिया। गोली नाग के करीब से गुजर गई। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, अंबर, अब इन्हें कुछ दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर नाग ने गहरा सांस लिया और एकदम से सांप बनकर उस आदमी की तरफ लपका जिसने फायर किया था। सांप उस आदमी की गर्दन से लिपट गया, उसे डसा और चिड़िया बनकर उड़ गया। लोगों पर खौफ छा गया। सारे मुसाफिर वहां से उठ दौड़े। कोई पांव तले कुचला गया, कोई गिर पड़ा। सिपाही, काला साहिब और गार्ड भी उठकर भागे। अंबर वहां से छुपकर पिछले डिब्बे में जाकर बैठ गया। गार्ड ने जल्दी से सीटी बजा दी। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकलकर भागने लगी। अंबर पिछले डब्बे में दूसरे मुसाफिरों के साथ खामोश बैठा सोच रहा था कि इस कमबख्त काले साहिब ने सारा काम खराब किया है। जाने नाग इस ट्रेन में है कि नहीं। वैसे उसे यकीन था कि नाग चिड़िया बनकर इसी गाड़ी में किसी न किसी जगह बैठा सफर कर रहा होगा। अंबर को एक खतरा यह भी था कि गार्ड उसे पहचान न ले और नाग का साथी समझकर उसे गिरफ्तार न कर ले। आखिर नाग ने एक आदमी को हलाक कर दिया था। गाड़ी नागपुर के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। अगला स्टेशन नागपुर ही था। अंबर नीचे उतर ही रहा था कि पुलिस लपक कर आ गई और उसे हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हें एक आदमी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, अंबर ने कहा। लेकिन मैंने कोई कत्ल नहीं किया, थानेदार ने कहा। कत्ल तुम्हारे साथी ने किया है। उसने सांप बनकर एक मुसाफिर को मार डाला है। जब तक उसका पता नहीं बताओगे तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अंबर परेशान हो गया कि कमबख्त एक तो नाग भी चढ़ गया और ऊपर से इन्होंने हथकड़ी डालकर परेशान कर दिया है। अगर वो चाहता तो उसी वक्त हथकड़ी तोड़कर फरार हो सकता था, लेकिन उसने सोचा कि चलो पुलिस वालों के मेहमान बनते हैं। आखिर शहर में कोई ना कोई ठिकाना तो तलाश करना ही पड़ेगा। बेहतर है कि पुलिस की जेल में रहा जाए, नाग भी मिल जाएगा। अंबर पुलिस वालों के साथ थाने आ गया। यहाँ उसे हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में जमीन पर एक चिटाई बिछी थी। एक और कैदी वहां बैठा मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुना रहा था। उसने अंबर को तेज नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, किसी को कत्ल किया है या चोरी की है? अंबर ने आंख मारकर कहा, कत्ल किया है। कैदी बोला, अरे लानत है तुम पर, तुम्हें मालूम नहीं कि वो अनाड़ी है जो चोरी की खातिर किसी इंसान की जान लेता है। जान तो खुदा की अमानत होती है। किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की जान लेने का हक नहीं है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अंबर ने कहा, भाई मैंने तो यूं ही दिल लगी की खातिर ऐसा कह दिया था। असल में मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, मेरे दोस्त की एक आदमी से लड़ाई जरूर हो गई थी। कैदी खामोश हो गया। अंबर ने पूछा, यहाँ खाने पीने को क्या मिलता है यार? कैदी ने बुरा समूह बनाकर कहा, ये कमीने क्या देंगे भला? बस वही पतली कड़वी दाल और एक जली हुई रोटी। लानत है, मैं तो ये नहीं खाऊंगा। तो क्या तुम बिरयानी खाओगे? अगर तुम पसंद करो तो मैं बिरयानी भी पैदा कर सकता हूँ, मगर जरा मेरे दोस्त को आ लेने दो। कैदी जोर से हंस पड़ा। जरूर तुम भी कुछ रोज पागल खाने में रहकर आए हो। बहुत खूब। अगर पागल खाने रहकर नहीं आए तो जब यहाँ से निकलोगे तो पागल खाने पहुंचा दिए जाओगे। नाग चिड़िया बनकर रेलगाड़ी के इंजन के कोयले वाले डिब्बे के ऊपर बैठा सफर कर रहा था। गाड़ी नागपुर पहुंची तो उसने अंबर की तलाश शुरू कर दी। जब वो प्लेटफॉर्म पर आया तो पुलिस अंबर को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। अंबर ने चिड़िया के रूप में इधर उधर उड़कर सारे स्टेशन को देखा, मगर अंबर का कहीं निशान न मिला। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सारे शहर की सैर कर ली। कभी उड़कर किसी बाग में जाता, कभी उड़कर किसी सड़क और किसी मकान पर जाता और अंबर को देखता, लेकिन अंबर उसे कहीं भी दिखाई ना दिया। नाउम्मीद होकर वापिस आया और रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरकर शहर के बाहर एक किले की बुर्जी पर जाकर बैठ गया। ये वही किला था जिसमें राजा और रानी रहते थे और जहां से मारिया बड़ी रानी को भगाकर शहर से बाहर वाले खंडर में ले गई थी। नाग ने देखा कि राजा और रानी बुर्जी के कमरे से बाहर निकल रहे थे। वो उनकी बातें सुनने लगा। राजा कह रहा था, कमबख्त बड़ी रानी को इस तरह से अगवा किया गया है कि किसी को कानो कान खबर न हो सकी। बाहर ताला लगा था, कोई ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और रानी को भगाकर ले गया। उफ, अब क्या होगा? बड़ी रानी को ढूंढना बहुत जरूरी है। रानी ने कहा, फिक्र न करो महाराज, मैंने सारे नौकरों और सिपाहियों को हुक्म दे दिया है कि वो बड़ी रानी को हर हालत में तलाश करके ले आएं, ख्वाह वो किसी जगह ही क्यों ना छुपी हो। राजा ने सर पर हाथ फेर कर कहा,
महारानी, ऐसे लगता है कि तीर कमान से निकल चुका है। बड़ी रानी अब हमारे हाथ नहीं आएगी। मायूस ना हो, बड़ी रानी इस शहर से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। मेरे आदमी उसे तलाश करके ही रहेंगे। नाग चिड़िया की शक्ल में बुर्जी के ऊपर बैठा राजा और रानी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वैसे उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या बातें कर रही हैं। बस वो इतना ही समझ सका कि किसी बड़ी रानी को इस किले से अगवा कर लिया गया है, लेकिन उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। चुनाचे वो बुर्जी के ऊपर से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो एक बाग में आ गया। यहाँ दरख्तों पर बड़े मीठे लाल लाल अमरूद लगे थे। नाग ने अमरूदों का मजा चखा और दोबारा उड़ने लगा। नाग को चिड़िया बनकर उड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने सारे शहर की सैर कर ली। ये काफी बड़ा शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें थी, बाग थे, बड़े बड़े मंदिर थे, मस्जिदें थी, गिरजे थे। नाग इस शहर से बहुत खुश हुआ। सचमुच बड़ा खूबसूरत शहर था। उड़ते उड़ते नाग शहर से बाहर आ गया और एक पुराने खंडर में जाकर बैठ गया। ये वही खंडर था जिसके अंदर तय खाने में बड़ी रानी छुपी हुई थी। दोपहर का वक्त था। मारिया बड़ी रानी को खाना खिलाकर अभी अभी शहर में अंबर और नाग की तलाश में गई थी। बड़ी रानी तय खाने में लेटी अपने बेटे को याद करके रो रही थी। नाग चिड़िया की शक्ल में खंडर के ऊपर बैठा चारों तरफ चोंच घुमाकर तकता रहा। चिड़िया बनकर उसे हर शय बड़ी साफ दिखाई दे रही थी। उसे जमीन पर रोटी का छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ नजर आया। वो सोचने लगा, इस वीरान जगह पर यह रोटी का टुकड़ा कहाँ से आ गया। वो खंडर की छत पर से उतरकर नीचे आ गया। उसने रोटी के टुकड़े को चोंच मारी तो मालूम हुआ कि रोटी बिल्कुल ताज़ा है। ये ताज़ा रोटी इस खंडर में कहाँ से आ गई। नाग अभी सोच ही रहा था कि उसे किसी औरत के सिसकियां भरने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। नाग चौकन्ना हो गया। वो एकदम से इंसान की शक्ल में आ गया, यानी फिर से नाग बन गया। उसने अपने कान औरत की आवाज़ पर लगा दिए। औरत होले होले सिसकियां भरकर रो रही थी। नाग दबे पांव खंडर में उस तरफ को चल दिया जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। एक जगह वो रुक गया। रोने की आवाज़ नीचे ज़मीन के अंदर से आ रही थी। नाग ने सोचा, ज़रूर इस जगह कोई तय खाना है और किसी डाकू ने कोई औरत यहाँ कैद कर रखी है। थोड़ी सी कोशिश के बाद नाग ने तय खाने को जाने वाला रास्ता तलाश कर लिया। ये रास्ता तंग था। नाग झुककर रास्ते से गुजर गया। नीचे जाकर क्या देखता है कि एक छोटा सा कमरा है और कोने में एक मोमबत्ती जल रही है, जिसकी धीमी धीमी रोशनी में एक औरत घास पर बैठी दीवार से टेक लगाए घुटनों में सर देकर रो रही है। नाग के पाँव की आहट सुनकर बड़ी रानी चौंकी। उसने अपने सामने एक आदमी को देखा तो चीख मारकर बोली, नहीं नहीं, मुझे ना मारो, मुझे ना ले जाओ। मेरा राजकुमार आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। देवी ने कहा है कि वो उसे लेकर आएगी, वो उसे जिंदा कर देगी। नाग ने बड़ी नरमी से कहा, माँ जी डरे नहीं, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। आप मुझे भी अपना बेटा ही समझें। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था कि आपके रोने की आवाज़ ने मेरे कदम पकड़ लिए और मैं यहाँ चला आया। ये बताएं कि आप कौन हैं और इस तय खाने में आपको किसने कैद कर रखा है। बड़ी रानी ने कहा, बेटा मैं नागपुर के शाही खानदान की आखिरी औरत हूँ। यहाँ का किला और इसके महल सब मेरी और मेरे बच्चे की मलकियत हैं। इस किले का राजा एक डाकू है जिसने असली राजा को हलाक करके जबरदस्ती उस पर कब्जा जमा रखा है। उसने मेरे राजकुमार को मरवा दिया। अब मुझे भी मरवाने वाला था कि एक देवी मुझे उठाकर यहाँ ले आई। देवी? वो देवी कौन है माता जी? बस बेटा, एक नेक औरत है। वो कहती थी कि राजकुमार भी अच्छा हो जाएगा। नाग ने पूछा, आपका राजकुमार कहाँ है? बेटा, उसे सांप से डसवाया गया था। उसकी लाश संदूक में बंद शमशान भूमि में पड़ी है। नाग ने कहा, माँ जी, भला कभी मरा हुआ भी दोबारा जिंदा हुआ है? बड़ी रानी बोली, यही तो मैं उस देवी से कहती हूँ, मगर वो कहती है कि राजकुमार को सांप ने डसा है और उसका खून सारे का सारा वैसे ही सर्द होकर जम गया है, इसलिए मेरा भाई आकर उसे ठीक कर देगा। नाग खुशी से एकदम उछल पड़ा, मेरा भाई? माँ जी, उस देवी को आपने देखा है? बड़ी रानी ने कहा, यही तो मुसीबत है बेटा, वो नजर नहीं आती। नाग ने खुश होकर कहा, माँ जी, वो देवी मेरी बहन मारिया है। मैं ही वो नाग भाई हूँ जिसका देवी इंतजार कर रही थी। बड़ी रानी तो खुशी से निहाल हो गई। बेटा, तुम ही वो भाई हो जो मेरे बेटे को दोबारा जिंदा करोगे? बेटा, क्या मेरा राजकुमार जिंदा हो जाएगा? बोलो बेटा, क्या वो फिर मुझसे बातें करेगा? क्या मैं उसको फिर से चलता फिरता देख सकूंगी? नाग ने कहा, वो कहाँ है? उसकी लाश किस जगह पर है? बड़ी रानी ने कहा, देवी ने कहा है कि वो मेरे राजकुमार की लाश एक संदूक में बंद शहर के एक शमशान में दफन है। असल जगह देवी ही जानती है। देवी मारिया कहाँ है? थोड़ी देर हुई, मुझे खाना खिलाकर बाहर निकली थी। वह तुम्हारी ही तलाश में फिरती रहती है। कहती है मेरे 2 भाई आने वाले हैं। नाग ने कहा, जी हाँ, हमारा एक भाई शहर में पहुंच गया है, मगर वो थोड़ी देर बाद आएगा। फिर उसने कहा, अच्छा बड़ी रानी, मैं खुद शहर जाकर उसे तलाश करता हूँ। बड़ी रानी ने कहा, बेटा, देवी तो किसी को दिखाई नहीं देती, फिर तुम उसे कहाँ तलाश करोगे? नाग ने कहा, मुझे उसकी खुशबू आ जाएगी। इतना कहकर नाग खंडर से बाहर आकर बुलबुल बनकर उड़ गया और शहर में चक्कर लगाने लगा। वह सड़कों पर आकर नीचे नीचे उड़ता और गोता लगाकर फिर निकल जाता, मगर उसे किसी जगह भी मारिया नजर न आई। भला वो उसे कहाँ नजर आती, क्योंकि मारिया तो इस वक्त खंडर में दाखिल हो रही थी। बड़ी रानी को मारिया के आने की बिल्कुल खबर न हुई। फिर पाँव की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी रानी ने पूछा, कौन है? मारिया ने कहा, मैं हूँ देवी।
बड़ी रानी ने जल्दी से कहा, देवी अभी अभी तुम्हारा भाई निकल कर गया है। मारिया ने खुशी से उछल कर कहा, मेरा भाई यानी नाग आया है? तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाग है? बड़ी रानी ने कहा, उसने खुद अपना तारुफ नाग कहकर करवाया था। वो कहता था कि मेरी बहन मारिया है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मारिया बेहद खुश हुई। बड़ी रानी ने बेताब होकर पूछा, देवी क्या वो मेरे राजकुमार को फिर से जिंदा कर सकेगा? हाँ हाँ बड़ी रानी, वो जरूर ऐसा करेगा और खुदा के हुक्म से, उसकी इजाजत से ऐसा करेगा। मैं उसकी तलाश में जाती हूँ। बड़ी रानी ने जल्दी से कहा, भगवान के लिए मुझे ना छोड़कर जाओ, तुम्हारा भाई यहीं आ जाएगा। इतने में बाहर फिरफिराने की आवाज आई। मारिया ने कहा, मेरा भाई आ गया। वो भागकर बाहर गई। नाग बुलबुल का रूप छोड़कर फिर से इंसान की शक्ल में आ चुका था और तय खाने में दाखिल हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो खुशी से निहाल हो गई। खुदा का शुक्र है कि आज मैं अपनी बहन से मिला। मारिया ने कहा, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपने भाई से मिला दिया। नाग अंदर आ गया। उसने मारिया से पूछा, राजकुमार की लाश कहाँ है? मारिया ने बताया, शमशान भूमि में है। मेरा ख्याल है चलकर लाश को देखना चाहिए। हाँ अभी चलो नाग। बड़ी रानी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मारिया ने कहा, बड़ी रानी बेहतर है कि आप इसी जगह हमारा इंतजार करें। शहर में आपका जाना ठीक नहीं, क्योंकि राजा के आदमी हर तरफ आपको ढूंढते फिर रहे हैं। बड़ी रानी को खंडर के तय खाने में ही छोड़कर नाग और मारिया शमशान भूमि की तरफ चल पड़े। मारिया ने उससे अंबर के बारे में पूछा, अंबर भाई कहाँ है? नाग ने कहा, वो भी इस शहर में किसी जगह पर है। और फिर नाग ने सारी कहानी मारिया को सुनाई। वो बड़ी हंसी। इसी तरह बातें करते करते वो शमशान भूमि पहुंच गए। वहां उस वक्त लोग किसी मुर्दे को जलाने के लिए लाए थे। मारिया और नाग एक तरफ खड़े हो गए। लोगों ने मुर्दे को लकड़ियों की चिता पर लिटा दिया, फिर उस पर घी के कनस्तर उंडेले, फिर आग जला दी। आग एकदम से भड़कने लगी। चिता में मुर्दा जलने लगा। लोग चले गए, मगर मुर्दे के रिश्तेदार उसकी हड्डियां लेने के लिए उसी जगह बैठे रहे। मेरा ख्याल है इस वक्त कब्र खोदकर राजकुमार की लाश निकालना बड़ा मुश्किल है। मारिया ने कहा। नाग बोला, हाँ मेरा ख्याल है हमें रात को आना चाहिए। रात होने में भी तो सिर्फ 2-3 घंटे बाकी रह गए हैं। नाग और मारिया वापस आ गए और शहर की सड़कों पर फिरने लगे। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो वो दोनों सबसे पहले खंडर वाले तहखाने में गए। वहां उन्होंने बड़ी रानी को तसल्ली दी और कहा, बड़ी रानी हम राजकुमार की लाश को यहाँ लाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार कर रही हैं। अब अंधेरा फैल गया है, अभी लाश लेकर आती हैं। रानी ने रोते हुए कहा, बेटा उसकी लाश मेरी आंखों के सामने ना लाना। अगर लाश लानी है तो पहले मुझे हलाक कर दो। हाँ अगर तुम उसे जिंदा कर सकते हो तो उसे जिंदा करके अपने साथ ले आना। नाग ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी घबराएं नहीं, खुदा के फजल से हम आपका बेटा अपने साथ ही लेकर आएंगे। मारिया ने तहखाने में मोमबत्ती रोशन कर दी थी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी में बड़ी रानी का चेहरा बड़ा उदास लग रहा था। नाग और मारिया वहां से निकलकर शमशान भूमि में आ गए। अब यहाँ डरा देने वाला अंधेरा और खामोशी फैली हुई थी। मारिया को महसूस करके शमशान के कुत्ते भौंकने लगे। उनके भौंकने की आवाज सुनकर एक महंत भी जाग उठा। वो लालटेन लेकर झोंपड़े से बाहर निकला और कुत्ते को पुचकार कर बोला, अरे कौन है यहाँ, क्यों भौंक रहा है तू? नाग एक तरफ झाड़ियों में हट गया, सरगोशी में बोला, कमबख्त ये कहाँ जाग पड़ा इस वक्त? वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। महंत ने शायद नाग की सरगोशी सुन ली थी। वो लालटेन लेकर उसी की तरफ बढ़ा जहाँ नाग और मारिया झाड़ियों में छुपे हुए थे। नाग ने मारिया का हाथ दबाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है, अपना काम दिखाओ। मारिया ने जोर से चीख कर कहा, मैं उस मुर्दे का भूत हूँ जो आज यहाँ जलाया गया है। खबरदार, अगर कदम आगे बढ़ाया तो कच्चा खा जाऊंगी। महंत थर थर कांपने लगा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मारिया ने एक और चीख मारी तो कुत्ता और महंत दोनों वहां से ऐसे भागे कि पीछे पलटकर भी नहीं देखा। नाग ने कहा, अब काम शुरू करते हैं। मारिया नाग को साथ लेकर शमशान के अगम में उस मुकाम पर ले गई जहां उसने जमीन में राजकुमार की लाश का संदूक दफन कर रखा था। नाग ने कुदाल की मदद से कब्र खोद डाली। अंदर संदूक निकल आया। नाग ने ढकना उठाकर देखा, राजकुमार मरा पड़ा था। उसने झुककर देखा, उसे बड़े खतरनाक सांप ने डसा था, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि खून बहा नहीं बल्कि जम गया था। उस सांप के जहर का असर ठंडा था, जिसकी वजह से खून जम गया था। नाग ने कहा, यह बच जाएगा, लेकिन इसे यहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाना होगा। मारिया ने कहा, नाग यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल है, क्या ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता कि इसी जगह इसका जहर निकाल दिया जाए? नाग ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। इसे सबसे पहले एक ऐसे सांप से कटवाना होगा जिसका खून गर्म होगा। उस जहर की वजह से इसका सारा खून फिर से नीला हो जाएगा। इसके बाद उस सांप को बुलवाना होगा जिसने पहले उसे काटा था। तो क्या ये इस जगह नहीं हो सकता? मारिया ने पूछा। हो सकता है, मगर खतरा है कि कोई आदमी यहाँ आकर हमारा काम खराब ना कर दे। मारिया ने कहा, यहाँ जो भी आएगा मैं उसे भगा दूंगी, तुम काम शुरू करो। बहुत अच्छा। नाग ने संदूक के करीब बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने 10-12 मंत्र ही पढ़े होंगे कि शमशान यानी कब्रिस्तान में एक चीख बुलंद हुई। उस चीख की आवाज सुनकर मारिया तो कांप गई। ये किसकी आवाज थी? नाग ने कहा, मालूम होता है कोई शख्स यहाँ छुपा हुआ है। इतने में आवाज आई, तुम कौन हो जो मुर्दे की लाश बाहर निकाल रहे हो? नाग ने कहा, तुम कौन हो? आवाज ने कहा,
मैं उस मुर्दे का भूत हूँ जिसे आज रात यहाँ जलाया गया था। मारिया ने कहा, तुम क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मैं इस शख्स का खून पीना चाहता हूँ और इस लाश को खाने आया हूँ। नाग ने कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें एक बार फिर आग में डालकर हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। भूत ने कहा लगाया, तुम्हारी ये हिम्मत? अच्छा, अभी तुम्हें इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ। और भूत ने इसके साथ ही एक दरख्त उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। मारिया ने कहा, नाग भाई, इस भूत को खत्म कर दो। नाग ने भूत को मारने वाले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में भूत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, माफ कर दो, मुझे आग में ना जलाओ, अरे मर गया, अरे माफ कर दो, अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। नाग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें भस्म करके ही छोड़ूंगा। तुम यहाँ आने वाले लोगों को तंग किया करोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत बोला, मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर जिंदा रहूंगा, मैं तुम्हारे बड़े काम आऊंगा। तुम मुझसे जो काम लोगे खुशी से तुम्हारी मदद करूंगा, भगवान के लिए मुझे ना मारो। नाग ने कहा, ठीक है, तो फिर ये संदूक कब्र से निकालकर बाहर ले आओ। उसी वक्त कब्र में से संदूक अपने आप निकलकर बाहर आ गया। मारिया ने खुश होकर कहा, यह काम तो बड़ा अच्छा हुआ नाग भैया। भूत ने कहा, ये कैसी लड़की है जो इंसानों की तरह बातें करती है मगर भूतों की तरह दिखाई नहीं देती? नाग ने कहा, इसका नाम मारिया है, ये मेरी बहन है। इसे एक दरवेश ने आज से हजारों बरस पहले गायब कर दिया था, तब से ये ऐसी है। हमारा एक भाई अंबर भी है, वो इसी शहर में किसी जगह है। जरा इस काम से फारिग हो जाएं, फिर तुम्हें उससे भी मिलाएंगे। भूत ने कहा, अच्छा तो मुझे इजाजत दें, ये बस मेरी निशानी। भूत ने एक अंगूठी नाग की तरफ फेंकी। ये अंगूठी चांदी की थी और उसमें एक ज़मुर्द पड़ा था। जिस वक्त आपको मेरी ज़रूरत पड़े इस अंगूठी को किसी शय से जोर से रगड़ दें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नाग ने अंगूठी उठाकर उंगली में डाली और दोबारा मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। 15 मिनट उसे मंत्र पढ़ते गुजरे थे कि अंधेरे में एक सांप नमूदार हुआ, जिसने आगे आकर नाग के आगे सर झुका दिया। नाग ने उसकी तरफ देखकर कहा, सुनो, इस लाश को काटो और वापस चले जाओ। सांप ने सर झुका दिया, फिर उठा और लाश के टखने पर मुंह रखकर उसे डस दिया और चुपके से सर झुकाकर अंधेरे में गायब हो गया। उसके डसने से राजकुमार के सारे जिस्म में जमा हुआ खून फिर से गर्दिश करने लगा। लाश को पसीना आ गया। नाग ने दोबारा जोरों शोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आखिर एक तरफ से फुंकार की आवाज सुनाई दी। मारिया नाग के पीछे हटकर खड़ी हो गई। मारिया ने देखा कि एक सफेद सांप अपना फन उठाए चला आ रहा है। नाग के करीब आकर सांप ने अपना फन झुकाकर नाग को सलामी दी। नाग ने कहा, ऐ संगचूर सफेदे, क्या तूने इस शख्स को डसा था? सांप ने कहा, हाँ नाग देवता, ये गलती मुझसे हो गई थी, मुझे माफ कर दें, मुझे मालूम नहीं कि यह आपका अपना आदमी है। नाग ने कहा, तुमसे जो गलती हुई थी वो हो गई, अब ऐसा करो कि इस शख्स के जिस्म से अपना सारा जहर वापस खींचकर यहाँ से दफा हो जाओ। जो हुक्म अजीम देवता। और सफेद सांप ने अपना मुंह राजकुमार की लाश की गर्दन से लगाकर उसके खून में से जहर चूसना शुरू कर दिया। देखते देखते सांप ने राजकुमार के सारे बदन का जहर चूस लिया। फिर उसने अदब से कहा, इजाजत है नाग देवता? हाँ, भाग जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। सफेद सांप चुपके से दुम दबाकर वहां से भाग गया। मारिया ने कहा, अभी से कितनी देर में होश आएगा? ये तो बिल्कुल लाश की तरह पड़ा है। नाग ने कहा, अभी होश आ जाएगा, जहर तो इसके जिस्म से सारा निकल चुका है। अभी वो बातें कर रहे थे कि राजकुमार के जिस्म में हरकत हुई और उसने एक गहरा सांस लिया। मारिया ने खुश होकर कहा, यह जिंदा हो गया? हाँ, अभी से पूरी तरह होश आ जाएगा। राजकुमार गहरे गहरे लंबे लंबे सांस ले रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और ऊपर देखा। उसे नाग की शक्ल नजर आई। बड़ी कमजोर आवाज में बोला, पानी। नाग ने पहले ही एक कटोरा पानी का भरकर पास रख छोड़ा था। उसने पानी का कटोरा राजकुमार के होंठों से लगा दिया। राजकुमार सारे का सारा पानी पी गया। पानी पीकर वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? नाग ने कहा, तुम अपने हमदर्द के पास हो। राजकुमार ने कुछ याद करते हुए कहा, मुझे शायद सांप ने डस दिया था। हाँ, और अब तुम अच्छे हो गए हो, लेकिन मैं इस संदूक में कैसे आ गया? नाग ने कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें हलाक करवाने की कोशिश की थी और इस संदूक में बंद कर दिया था। मैंने मंत्र पढ़कर तुम्हें फिर से अच्छा कर दिया है। अब तुम हंसी खुशी दोबारा जिंदगी बसर कर सकोगे। राजकुमार ने कहा, मेरी माताजी कहाँ हैं? वो भी इसी शहर में हैं और तुम्हारी राह देख रही हैं। फिक्र ना करो, हम अभी तुम्हें उनके पास ले चलते हैं। इसके बाद नाग ने राजकुमार को संदूक में से बाहर निकालकर पत्थरों पर लिटा दिया। मारिया ने कहा, राजकुमार भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजकुमार ने इधर उधर देखकर कहा, यह किसकी आवाज़ थी? ये लड़की कौन थी? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। नाग ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लड़की मेरी बहन मारिया है। तुम इसे देवी भी कह सकते हो। ये जादूगरनी है और किसी को दिखाई नहीं देती। तुम सिर्फ इसकी आवाज़ सुन सकते हो। इसी ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी माताजी को मौत के मुंह से बचाया है। क्या मतलब? राजकुमार ने हैरानी से पूछा। नाग ने उसे सारा वाकया सुना दिया। तुम्हारी माताजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, आओ हमारे साथ। मारिया ने पूछा, क्या तुम चल सकोगे राजकुमार? राजकुमार ने उठकर चलने की कोशिश की मगर वो ज्यादा दूर तक न चल सका। अभी उसके बदन में काफी कमजोरी थी। मारिया ने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं सवारी लेकर आती हूँ।
आधी रात को तुम सवारी कहाँ से लाओगी मारिया? नाग ने पूछा। मारिया ने कहा, तुम लोग इसी जगह मेरा इंतजार करो, अभी कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। नाग ने राजकुमार को फिर से लिटा दिया। मारिया जल्दी से शमशान भूमि से निकलकर सड़क पर आ गई। जरा दूर जाकर उसने देखा कि एक कच्चे मकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। घोड़ा जरा परे बंधा हुआ था। उसने सोचा कि इस गाड़ी को ले चलती हैं। फिर ख्याल आया कि किसी गरीब आदमी की गाड़ी है, बेचारा परेशान होगा। अभी वह सड़क पर खड़ी ये सोच ही रही थी कि उसे दूर से रोशनी नजर आई। शायद कोई मोटर कार या ट्रक चला रहा था। बस ये ठीक रहेगा। मारिया रोशनी के करीब आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद रोशनी करीब आ गई। ये एक मोटर कार थी। मारिया ने सड़क के बीच में पहले ही से एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया था। कार करीब आकर रुक गई। ये किस बदबख्त ने पत्थर यहाँ फेंक रखा है? अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाले आदमी ने बाहर निकलते हुए कहा। एक और आदमी भी बाहर निकल आया। कार में ये दोनों खौफनाक चेहरों वाले आदमी ही बैठे थे। पकड़ो और उठाओ इस पत्थर को, हमें देर हो जाएगी। रात गुजर गई तो हम डाका न डाल सकेंगे। आज की रात डाके के लिए बड़ी अच्छी रात है। मारिया समझ गई कि ये डाकू हैं और किसी के घर डाका डालने जा रहे हैं। पहला बोला, खंजर से हलाक करोगे या गोली मारोगे उसे? वो पत्थर को एक तरफ हटा रहे थे। दूसरा बोला, फिक्र ना करो, आज उस शख्स के सारे खानदान को हलाक कर दूंगा, सोना भी लूट लूंगा और सबको खत्म भी कर दूंगा। मारिया ने दिल में कहा कि इन लोगों की गाड़ी जरूर छीन ली जानी चाहिए, बल्कि इन्हें भी खत्म कर देना चाहिए ताकि एक पूरे खानदान की जिंदगी बच सके। ये सोचकर मारिया गाड़ी के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने हाथ कार के अंदर डालकर उसका हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर दोनों डाकू ने ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा। अंदर कौन है? अंदर तो कोई नहीं। फिर यह हॉर्न किसने बजाया? मेरा ख्याल है अपने आप बज उठा होगा। ये कैसे हो सकता है? मारिया ने एक बार फिर हॉर्न बजाया। अब दोनों के होश उड़ गए। भागकर कार के पास आए। मारिया परे हट गई। अंदर कोई भी नहीं था। यह हॉर्न कौन बजा रहा था? दूसरा डाकू डरकर बोला, आधी रात का वक्त है, सुनसान जगह है, सुनसान इलाका है, जरूर यहाँ कोई भूत आ गया है, भागो यहाँ से। लेकिन अब वो भाग नहीं सकते थे क्योंकि मारिया ने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। दोनों डाकू जल्दी से कार में सवार होने ही लगे थे कि मारिया ने एक डाकू के सर पर इतने जोर से पत्थर मारा कि वो चकराकर बेहोश हो गया। दूसरा डाकू घबराकर एक तरफ भागा। मारिया ने उसके पीछे जोर से पत्थर मारा जो उसके सर में लगा और वह उसी जगह गिरकर बेहोश हो गया। मारिया ने दोनों को घसीटकर एक गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी और बड़े पत्थर डाल दिए। इसके बाद मारिया ने कार स्टार्ट की और शमशान भूमि के पास ले आई। राजकुमार और नाग मारिया का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने कार को देखा तो बड़े खुश हुए। नाग ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, ये कार कहाँ से उड़ाई है? मारिया ने हंसकर कहा, बस उड़ा ली कहीं से। अब जल्दी से राजकुमार को इसमें बिठा दो। उन्होंने मिलकर राजकुमार को कार के पीछे लिटा दिया। नाग आगे बैठा। मारिया ने कार स्टार्ट की और उसे मुख्तलिफ रास्तों से लेकर उस खंडर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया जिसके तहखाने में राजकुमार की माता उसका इंतजार कर रही थी। बड़ी रानी ने कार की आवाज़ सुन ली थी। इतने में नाग अंदर दाखिल हो गया। उसने राजकुमार को सहारा दे रखा था। अपने बेटे को देखकर बड़ी रानी खुशी से निहाल हो गई और उससे लिपट गई। उसे गले लगाकर देर तक प्यार करती रही और रोती रही, मेरे लाल तुझे किसकी नज़र लग गई थी? खुदा ने हम पर बड़ा रहम किया है कि तुम फिर से जिंदा हो गए हो। राजकुमार ने कहा, माताजी खुदा का शुक्र है कि फिर से आपकी शक्ल देखनी नसीब हुई। नाग ने कहा, राजकुमार तुम लेटकर आराम करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। मारिया ने कहा, इस जगह आराम नहीं हो सकता, हम सिर्फ राजकुमार की वजह से यहाँ बैठे थे। राजकुमार मिल गया है, अब हमें यहाँ से किसी अच्छी जगह जाना चाहिए ताकि राजकुमार को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले और ये फिर से सेहतमंद हो जाए। नाग ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? मारिया ने कहा, यह शहर बहुत बड़ा है, इस शहर में हम किसी बड़े ऊंचे और आला दर्जे के होटल में भी ठहर सकते हैं। नाग बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है। बड़ी रानी ने कहा, मगर बेटा उस खबीस राजे को पता न चल जाए, कहीं वो फिर से मेरे बेटे को मरवा ना दे। मारिया ने कहा, बड़ी रानी आप घबराए नहीं, राजे के बाप को भी नहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं। बड़ी रानी ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस अपने शहर चले जाएं? नाग ने कहा, बड़ी रानी अगर आप वापस चले गए तो राजा को फौरन पता चल जाएगा। उसके जासूस आपके शहर में तो आपके घर का बाकायदा पहरा दे रहे होंगे। जो ही आप वहां पहुंचेंगे राजा को इत्तला मिल जाएगी और वो आप लोगों को किसी न किसी तरह हलाक करवा देगा। इसलिए मारिया का ख्याल ठीक है कि हमें इस शहर के किसी बड़े आला और दूरदराज होटल में कुछ दिन आराम करना चाहिए। राजकुमार ने कहा, लेकिन हम कब तक राजा से डरते रहेंगे? इस तरह तो हम जब भी अपने शहर जाएंगे राजा हमें कत्ल करवा देगा। इस राजगद्दी और किले पर मेरा हक है, मुझे उससे लड़कर अपना हक वापस लेना होगा। मारिया ने कहा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं राजकुमार, आखिर हम किस लिए हैं? जरा तुम सेहतमंद हो जाओ, बाकी सारा काम मैं अपने आप ही कर लूंगी। नाग ने कहा, तो फिर सुबह सुबह हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस कार के पीछे भी तो पुलिस लग जाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं नाग भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुंह अंधेरे यहाँ से निकलकर होटल तलाश करूंगी और फिर तुम लोग वहां पहुंच जाना। मुंह अंधेरे मारिया तय खाने वाले खंडर से निकलकर गाड़ी में बैठी और उसे स्टार्ट करके शहर के दूर दराज इलाकों में घूमने फिरने लगी। अब उसे ख्याल आया कि उसने खुद आकर गलती की।
क्योंकि उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। चुनाचे वो जल्दी से वापस आ गई। अभी सड़कों पर अंधेरा था और लोग नहीं निकले थे, नहीं तो ऐसी गाड़ी देखकर जिसका ड्राइवर ही कोई ना हो सारे लोग वहां जमा हो जाते और शहर में तमाशा बन जाता। वापस आकर मारिया ने नाग से कहा, भाई मैं तो भूल ही गई थी कि खुद किसी से बात नहीं कर सकती। मैंने किसी होटल वाले से कमरे का पूछा तो वो कमरा देने की बजाय गश खाकर गिर पड़ेगा। नाग हंसा, मैं जानता था तुम वापस आ जाओगी। अच्छा आप जरा जल्दी जाओ और किसी अच्छी जगह का बंदोबस्त करके वापस आओ। मैं अभी जाता हूँ बहन। इतना कहकर नाग ने कार स्टार्ट की और शहर में आ गया। अब दिन चढ़ आया था। वो घूमते फिरते काफी दूर निकल गया। यहाँ पहाड़ियाँ शुरू हो गई थी। नाग ने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ी खामोश अकेली सी इमारत बनी हुई थी। नाग ने सोचा ये जगह ठीक रहेगी इन लोगों के आराम करने के वास्ते, मगर सवाल यह है कि इमारत कोई होटल है या क्या है। अगर सरकारी दफ्तर हुआ तो फिर क्या होगा। वैसे जगह बड़ी मुनासिब है, शहर से अलग थलग है बिल्कुल। ये बातें सोचते हुए नाग कार लेकर उस इमारत के करीब आकर एक जगह रुक गया। दरख्तों के नीचे उसने कार खड़ी की और खुद इस इमारत के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाहर एक बोर्ड लिखा था जिस पर लिखा था रॉयल होटल। नाग बड़ा खुश हुआ, उसकी दिली मुराद बार आई थी। उसने होटल की लॉबी में जाकर काउंटर पर देखा कि एक खुशपोश कटे हुए बालों वाली लड़की खड़ी फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जी हाँ नवाब साहब, मैं अभी अभी ड्यूटी पर आई हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जी नहीं, इस वक्त तो होटल में कोई भी कमरा नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी, अगले महीने मिल जाएगा पूरा सेट। नाग खामोशी से खड़ा रहा। उसका लिबास मामूली पतलून और कमीज था, पाँव में चप्पल थी। फोन बंद करके लड़की ने नाग को सर से पाँव तक देखा। वो कुछ मुतासिर न हुई, सोचने लगी ये कोई सफाई वगैरह करने वाला होगा। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ। नाग ने कहा, मुझे होटल में 3 कमरों का एक सेट चाहिए। लड़की ने एक बार फिर नाग को सर से पाँव तक देखा और नफरत से होंठ सुकेड़ कर बोली, आप कहाँ से आए हैं। नाग ने कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ मद्रास से आया हूँ। लड़की ने कहा, तो फिर किसी सराय में जगह नहीं मिली। क्या मतलब। नाग ने पूछा। लड़की ने कहा, मेरा मतलब है कि इस शाही होटल में अव्वल तो जगह ही नहीं है, और अगर जगह होती भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते थे। क्यों। इसलिए कि इस होटल में नवाब, राजा, महाराजा, कमिश्नर और लॉर्ड आकर ठहरते हैं। आपको पता है इसके एक कमरे का रोजाना किराया कितना है। क्या होगा। लड़की ने कहा, 1000 रुपया रोजाना। क्या आप दे सकते हैं। नाग ने बड़े आराम से कहा, जी हाँ मैं दे सकता हूँ, कहें तो अभी अदा कर दूँ। लड़की समझ गई कि ये कोई चोर उचक्का है या कोई फ्रॉडी है जो कहीं से मारधाड़ करके 7-8 हज़ार रुपये ले आया है और अब यहाँ ठहर कर कोई दूसरा फ्रॉड करना चाहता है। इस किस्म के लोग अक्सर उनके यहाँ आते जाते रहते थे, जिन्हें ये लोग कभी होटल में जगह नहीं देते थे। लड़की ने कहा, मुआफ़ कीजिए, हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है। नाग ने कहा, देखिए मुझे कमरे की सख्त ज़रूरत है, मेरी माँ और भाई बीमार है। लड़की ने कहा, तो फिर आप उन्हें शहर के किसी दूसरे होटल में जगह ले दें। क्या ये ज़रूरी है कि आप इसी होटल में ठहरना चाहते हैं। नाग ने कहा, असल में ये बड़ी खूबसूरत जगह है, मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ और भाई इस जगह बड़ी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। लड़की झुंझला गई थी, तंग आकर बोली, जनाब आपसे कह दिया है कि कमरा नहीं है, आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। उसने घंटी बजाकर बैरे से कहा, साहिब को बाहर का रास्ता दिखाओ। बैरा आगे बढ़ा और उसने नाग को बाजू से पकड़कर पीछे धकेलने की कोशिश की। नाग ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अपनी एक झलक बैरे को दिखा दी। बैरे ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक जबरदस्त शेर नमूदार हुआ। उसने जोर से गरज मारी और फिर गायब हो गया। बैरा धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। लड़की घबरा गई। इससे पहले कि वो बैरे को उठाती, नाग ने करीब आकर लड़की की आंखों में घूरकर कहा, क्या अब भी मुझे कमरा मिलेगा कि नहीं। लड़की ने कहा, हाँ हाँ, और जैसे किसी जादू के असर से दराज में से एक चाबी निकालकर नाग के हवाले करते हुए कहा, दूसरी मंजिल 12 नंबर कमरा, शुक्रिया। नाग चाबी लेकर ऊपर चला गया। लड़की ने दूसरे बैरों को बुलाया और बेहोश बैरे को होश में लाने की कोशिश करने लगी। वो होश में आया तो लड़की ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हें। बैरे ने खौफजदा नजरों से देखते हुए कहा, मुझ पर एक शेर ने हमला किया था। लड़की ने गहरा सांस लिया। दिल में सोचा, ये शख्स पागल हो गया है, जरूर इसे मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। बैरा कहे जा रहा था, वो आदमी शेर है। उसका चेहरा एकदम से शेर बन गया था। शेर ने मुझ पर हमला किया था। बैरे उसे उठाकर अंदर ले गए। लड़की ने मालिक को फोन कर दिया। उसने आकर सारे हालात सुने और लड़की से कहा, अगर ये पागल है तो तुम्हें क्या हो गया था कि तुमने उस शख्स को यूं ही चाबी थमा दी और कमरा दे दिया। क्या तुमने उससे एडवांस लिया है। जी नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हो गया था। लड़की ने कहा, खुदा जाने उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि मुझ पर जैसे किसी ने जादू सा कर दिया। मालिक ने सर पकड़ लिया। अरे बंद करो ये बकबक और जाओ अभी ऊपर जाकर उस शख्स से 15 दिन का किराया एडवांस लाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। लड़की ऊपर जाने ही वाली थी कि उन्हें नाग सीढ़ियां उतरते नजर आया। जब वो करीब आया तो मालिक ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। माफ़ कीजिएगा, अगर आपको मेरी क्लर्क ने कमरा दे ही दिया है तो आपको हमारे असूल के मुताबिक 15 दिनों का एडवांस
यानी 15,000 रुपये इसी वक्त अदा करने होंगे, नहीं तो आप चाबी हमारे हवाले करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। नाग मुस्कुराया। बस इतनी सी बात है जिसके लिए आपने शोर मचा रखा है। नाग ने पतलून की जेब में हाथ डालकर एक बड़ा लिफाफा निकाला, उसे काउंटर पर रखा और उसमें से 100 के नोटों की गड्डियां निकालकर गिनने लगा। जब 15,000 रुपये पूरे हो गए तो उन्हें मालिक की तरफ बढ़ाकर बोला, ये लीजिए 15 दिनों का कमरे का किराया, और कुछ लेना हो तो बता दीजिए। मालिक खामोश रहा। उसने रुपए लेकर अलमारी में रखे और रसीद लिखकर दे दी। वो यही समझा कि ये कोई चोर उचक्का है, कहीं से डाका मारकर पैसे लाया है और यहाँ रहकर किसी दूसरे डाके की तैयारियां करेगा। लेकिन बहरहाल उसे कमरा दिया जा चुका था। नाग चला गया तो मालिक ने सब बैरों को बुलाकर कहा, यह शख्स मुझे कोई खतरनाक आदमी मालूम होता है, आप लोग इससे खबरदार रहें। जरा सी भी कोई उल्टी सीधी बात देखें तो उसी वक्त मुझे फ़ोन कर दें। बहुत अच्छा जनाब। नाग गाड़ी में बैठकर वापस खंडर में आ गया। चलो भाई, बड़ी खामोश जगह पर एक होटल में कमरा मिल गया है, बहुत अच्छा हुआ, अब देर नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त उन्होंने बड़ी रानी और राजकुमार को गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट करके रॉयल होटल वाली पहाड़ी में आ गए। कमरा दूसरी मंजिल में था। काफ़ी बड़ा कमरा था, खूब सजा हुआ था, बिल्कुल महल का कमरा लगता था। कालीन बिछे थे, रेशमी पर्दे पड़े थे। नाग और मारिया ने बड़ी रानी और राजकुमार को बिस्तरों पर लिटा दिया। मारिया ने कहा, नाग, इनके लिए किसी डॉक्टर से मशवरा करके कोई ताकत वाली दवा लानी चाहिए, अभी जाकर ले आता हूँ, लेकिन पहले इन्हें बेहतरीन खाना तो खिलाना चाहिए। ठीक है। नाग ने घंटी बजाकर बेरे को बुलाया और कहा, जितनी जल्दी हो सके 4 आदमियों के लिए मुर्ग की यखनी, कोफ्ते, भुना हुआ मुर्ग, पुलाव, बिरयानी, जर्दा, बादामों की खीर, बादामों की बर्फी, खीर और फल लेकर आओ। बैरे ने कहा, अभी लाया हजूर। फिर पलट कर बोला, मगर हजूर आप तो 3 आदमी हैं, चौथा आदमी कहाँ है? अब नाग को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। झट बोला, हमारा एक मेहमान अभी आने वाला है। मारिया की हंसी निकल गई। उस हंसी की आवाज़ बैरे ने सुनी तो चौंक कर इधर उधर देखा कि शायद वो औरत हंसी है जो बिस्तर पर लेटी है, मगर बड़ी रानी बिल्कुल खामोश थी। बैरा कुछ परेशान सा होकर जल्दी से बाहर निकल गया। मारिया ने कहा, भाई नाग भैया, आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं, ये भी ना सोचा कि चौथा आदमी कहाँ से पैदा करोगे। राजकुमार ने कहा, मेरा ख्याल है बैरे को कुछ शक पड़ गया है। अरे इस किस्म की बातों की फिक्र ना करें, आप डटकर खाना खाएं। बड़ी रानी ने कहा, बेटा तुम इतने रुपए कहाँ से लाकर खर्च करोगे? अच्छा, मैं अपने शहर जाकर तुम्हारी एक एक पाई अदा कर दूंगी। नाग ने कहा, बड़ी रानी मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझे भी तो खिदमत करने का मौका दें। नाग शहर दवाई लेने चला गया। कमरे में राजकुमार, बड़ी रानी और मारिया अकेले रह गए। काउंटर पर बैठी लड़की को एक टेलीफोन आया। कोई मर्द दूसरी तरफ से बोल रहा था, हेलो, रॉयल होटल? जी हाँ, फरमाइए। देखिए यहाँ कोई मुसाफिर आकर ठहरे हैं। जी यहाँ तो हर रोज मुसाफिर आकर ठहरते हैं। जी नहीं, मेरा मतलब है इन दिनों कोई उधेड़ उम्र औरत आपके होटल में आकर ठहरी है? जी यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई उधेड़ उम्र औरत आकर ठहरती है। शुक्रिया। टेलीफोन बंद कर दिया गया। लड़की ने सोचा कोई अहमक दूसरी तरफ से बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई अहमक नहीं था, बल्कि बहराम, एक खास जासूस जिसे राजा ने बड़ी रानी को ढूंढने के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया था। इस शख्स ने बड़ी रानी के शहर वाले मकान के इर्द गिर्द भी अपने आदमी फैला दिए थे, ताकि जो ही बड़ी रानी अगर वहां पहुंचे तो उसे फौरन इतला कर दी जाए। बहराम ने शहर के सारे होटलों में फ़ोन करके पता करा लिया था। अब रॉयल होटल भी उसने फ़ोन किया था। राजा ने कहा, इतने ऊंचे होटल में उसे ठहरने की क्या ज़रूरत है? बड़ी रानी इस शहर में नहीं है, वो ज़रूर किसी दूसरे शहर जा चुकी है। बहराम ने कहा, मुझे यकीन है कि वो इसी शहर में किसी जगह छुपी है और उसके साथ जो आदमी है वो आप पर कातिलाना हमला करने का प्रोग्राम बना रहा है। राजा घबरा कर बोला, क्या कहा? मुझ पर हमला करने का प्रोग्राम बना रहा है? वो क्यों? इसलिए कि अगर आपकी राह में बड़ी रानी एक रुकावट है तो उसकी राह में आप सबसे बड़ी रुकावट, और फिर आपने तो बड़ी रानी की राजगद्दी पर कब्जा किया है। तुम ठीक कह रहे हो, फिर इसका क्या इलाज किया जाए? बहराम ने कहा, बस मुझे ज़रा पता चल जाए कि वो कहाँ है, इसके बाद रानी को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर अब तुम उसे कहाँ तलाश करोगे, ये आप मुझ पर छोड़ दें। इतना कहकर बहराम जासूस बाहर निकल गया। ये बड़ा शाही जासूस था, इसने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा था और उसकी गर्दन पर कई लोगों का खून भी था। हमेशा ऊंचे लोगों के लिए काम करता था और हज़ारों रुपए फीस के लेता था। कत्ल तो ऐसी होशियारी से करता था कि जरा सा भी सबूत नहीं मिल सकता था। लोग यही समझते थे कि मरने वाले ने खुदकुशी की है। अब वो बड़ी रानी के पीछे लग गया था, मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसे ये खबर नहीं थी कि बड़ी रानी के साथ इस वक्त जो लोग उसकी हिफाजत कर रहे थे, बहराम जैसे हज़ारों जासूसों को इससे पहले ठिकाने लगा चुके हैं, यानी मारिया और नाग। बहराम बड़ा मक्कार था। राजा का ख्याल था कि बड़ी रानी शहर से बाहर चली गई है, मगर बहराम ने ठीक सोचा था कि वो इसी शहर में है और किसी आला तरीन होटल में ठहरी हुई है, क्योंकि वो अमीर तरीन खानदानी औरत है, रुपए खर्च कर सकती है। फिर राजा ने उसके बेटे को भी मरवा दिया है, इसलिए बड़ी रानी राजा से बदला लेने की स्कीम बना रही है।
और इसी शहर नागपुर में बैठकर ये स्कीम तैयार कर रही है। राजा ने जासूस बहराम को बड़ी रानी की एक तस्वीर दे रखी थी ताकि उसे पहचानने में आसानी हो। बहराम जासूस एक रोज रॉयल होटल आ गया। काउंटर पर उसने बड़ी खुश इखलाकी से लड़की को सलाम किया और इधर उधर की बातें करने लगा। उसने अपना तारुफ एक सयाह की हैसियत से कराया जो सुबह सिंध से सैर करने आया है। यूं ही बातें करते करते उसने लड़की को बड़ी रानी की तस्वीर दिखाई और पूछा, बहन मैं इस औरत की तलाश में हूँ। ये असल में मेरे एक दोस्त की माँ है। बड़ी मालदार औरत है, घर से नाराज होकर आ गई है। कुछ दिमाग में खराबी भी है। कहीं ये इस होटल में आकर तो नहीं ठहरी। लड़की ने औरत की तस्वीर देखी तो कहा, इस शक्ल की औरत तो आज सुबह ही ऊपर वाली मंजिल में आकर ठहरी है। 12 नंबर कमरा है इसका। बहराम जासूस की बातें खिल गईं। क्या इस औरत के साथ कोई आदमी भी है? क्यों नहीं, 2 आदमी हैं। एक तो बड़ा पुरस्कार आदमी है, कोई जादूगर मालूम होता है, और दूसरा नौजवान सा लड़का है, बीमार साथी बेचारा। जासूस बहराम ने खुश होकर लड़की को जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया और कहा, अच्छी बहन, ये मैं अपनी खुशी से तुम्हें नजर कर रहा हूँ। इनकार करके मेरा दिल ना तोड़ना। लड़की ने मुस्कुराकर 100 रुपया रख लिया। असल में जासूस इस लड़की को अपनी शान पर लगाना चाहता था ताकि आइंदा भी उससे मदद ली जा सके। बहराम जासूस कमरे का नंबर दोबारा पूछकर ऊपर दूसरी मंजिल में आ गया। शाम हो रही थी, कमरों में रोशनी हो गई थी। बहराम जासूस की जेब में भरा हुआ 6 गोलियों वाला रिवॉल्वर था। 12 नंबर वाले कमरे के सामने आकर वो रुक गया। दरवाजा अंदर से बंद था और मारिया किसी काम से अभी अभी बाहर गई थी। बहराम जासूस ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से राजकुमार ने आकर दरवाजा खोला। बहराम जासूस ने राजकुमार को जिंदा देखा तो एक बार तो वो भी लरज गया। हैं, ये किस तरह से जिंदा है? इसको तो सामने काट खाया था, ये तो मर गया था और इसे जमीन में दफन कर दिया गया था। राजकुमार ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? बहराम जासूस ने देखा कि अंदर एक पलंग पर बड़ी रानी आराम कर रही थी। उसकी तस्दीक हो गई थी। बहराम ने सर झुकाकर कहा, मुआफी चाहता हूँ, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। इतना कहकर वो चला गया। राजकुमार ने दरवाजा बंद कर दिया। उसी वक्त बहराम भागा भागा राजा के पास आया और सब कुछ बता दिया। राजा ने जब ये सुना कि राजकुमार अभी जिंदा है तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने संदूक में बंद करके जमीन में दफन किया था। वो दोनों उस जगह आए जहां उन्होंने लाश को दफन किया था। क्या देखते हैं कि कब्र खाली पड़ी है और संदूक गायब है। राजा ने सर पर हाथ मारकर कहा, लाश भाग गई, मेरा दुश्मन जिंदा है, अब क्या होगा? फिर जासूस की तरफ देखकर कहा, बहराम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपए देता हूँ। कम अज कम उस राजकुमार को जरूर जाकर कत्ल कर दो। बहराम ने कहा, महाराज घबराइए मत, मैं राजकुमार के साथ बड़ी रानी को भी हलाक कर सकता हूँ। आप फिक्र क्यों करते हैं? लेकिन सवाल यह है कि सांप का डसा और मरा हुआ राजकुमार फिर से जिंदा कैसे हो गया? जरूर कोई जादूगरी हुई है। होटल की लड़की ने मुझे कहा था कि बड़ी रानी और राजकुमार के साथ जो आदमी है वो कोई जादूगर मालूम होता है। जो कुछ भी है, तुम उन दोनों को आज ही रात जाकर खत्म कर दो। मैं तुम्हें 50,000 रुपये नकद अदा करूंगा। मुझे तुम उन दोनों के सर काट कर ला दो। मैं तुम्हें 25,000 रुपये फी सर के हिसाब से दोनों सरों के 50,000 रुपये उसी वक्त अदा कर दूंगा। ऐसा ही होगा महाराज। और बहराम जासूस किले से निकल गया। वो कार में सवार होकर सीधा अपने फ्लैट पर गया। उसने जेब में बड़ा चाकू रखा, साथ ही एक थैला लिया और आधी रात को रॉयल होटल की तरफ रवाना हो गया। उसने अपना हुलिया भी तब्दील कर लिया था ताकि किसी को शक ना पड़े। वो होटल की पिछली तरफ आ गया। यहाँ अंधेरा था। उसने देखा ऊपर बड़ी रानी के कमरे की खिड़की बंद थी और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जासूस बहराम ने रस्सी के सहारे चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो खिड़की के पास पहुंचा तो उसने शीशे में से झांक कर अंदर देखा। अंदर बड़ी रानी तो सो रही थी। राजकुमार बिस्तर पर पहलू बदल रहा था। बहराम जासूस बड़ा खुश हुआ कि दोनों के सिवा वहां कोई नहीं है। उसे क्या खबर थी कि उसकी मौत मारिया उसी कमरे में मौजूद थी। और ये अलग बात है कि वो कोने में कालीन पर सो रही थी। बहराम ने एक कटर की मदद से बड़े आराम से खिड़की का शीशा उतारकर नीचे घास पर फेंक दिया। वो बड़ा माहिर था ऐसे कामों में। इतने आराम से अंदर कमरे में कूद गया कि राजकुमार को खबर भी ना हुई। जाते ही उसने पिस्तौल राजकुमार के सीने पर रख दिया। खबरदार, अगर जरा आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। फिर उसने राजकुमार के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बड़ी रानी की तरफ बढ़ा। वो चाहता था कि दोनों के सर काटने से पहले उनके मुंह बंद कर दे ताकि वो कोई आवाज न निकाल सकें। बड़ी रानी सो रही थी। जासूस बहराम ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। रानी की चीख निकल गई। इस चीख ने मारिया को बेदार कर दिया। ये राजकुमार और बड़ी रानी की खुशकिस्मती थी कि अगर बड़ी रानी चीख ना मारती तो बहराम आज भी बड़ी कामयाबी से अपना काम कर गया था और दोनों के सर काट कर ले गया था। मारिया ने उठकर देखा कि एक डाकू किस्म का आदमी चेहरे को काले कपड़े से छुपाए बड़ी रानी के मुंह में कपड़ा ठूंस रहा है। मारिया ने देखा कि राजकुमार भी अपने पलंग पर बंधा बेबस पड़ा है। मारिया ने सोचा कि ये कोई राजा का भेजा हुआ आदमी है और बड़ी रानी को अगवा करने आया है। मगर जब बहराम ने जेब से चमकता हुआ खंजर निकाल लिया तो मारिया के तो होश उड़ गए। अरे बदबख्त, इन्हें कत्ल कर रहा है। मारिया ने वहीं से छलांग लगाई और एक ऐसा हाथ बहराम के बाजू पर मारा कि खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा।
बहराम ने पलटकर देखा कि ये कौन था। उसे कोई भी नजर न आया। राजकुमार और बड़ी रानी ने जब देखा कि मारिया जाग पड़ी है तो उनकी जान में जान आई। बहराम को एकदम लड़की की बात याद आ गई कि उनके साथ एक जादूगर किस्म का इंसान भी है, शायद ये कोई जादूगर ही है। बहराम ने रिवॉल्वर निकाला ही था कि गोली मारकर बड़ी रानी को हलाक कर दे कि मारिया ने दूसरा हाथ मारकर उसका दूसरा कंधा भी उतार दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर पड़ा। मारिया ने रिवॉल्वर और खंजर उठाकर दराज में रख दिया। बहराम जासूस का एक कंधा उतर गया था और वह दर्द से कराह रहा था। मारिया उसे वहां हलाक नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर उन पर शक हो सकता था। उसने बहराम जासूस के सर पर जोर से एक डंडा मारा। वो बेहोश हो गया। फिर उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही बहराम की खोपड़ी और हड्डियां सुरमा बन गई। सुबह होटल के अकब में बहराम की लाश मिली। लड़की ने कहा कि यह शख्स इसके पास आया था और बड़ी रानी का पूछ रहा था। साफ जाहिर था कि बहराम होटल की दूसरी मंजिल के कमरे में शीशा तोड़कर गया और डाका मारने या उन्हें हलाक करने की कोशिश की थी। मारिया ने उसका खंजर भी नीचे फेंक दिया था। पुलिस लाश उठाकर ले गई। राजा को जब बहराम की मौत की खबर मिली तो बड़ा परेशान हुआ। नाग ने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि मारिया जाग पड़ी थी। नाग ने कहा, मैं ना कहता था कि राजा ने कातिल पीछे लगा छोड़े हैं। अब हमें राजा को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए ताकि बड़ी रानी राजगद्दी दोबारा संभाल सके। उधर राजा का परेशानी के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। रानी से मशवरा करने के बाद उसने काले भूत को बुलवा लिया और कहा, सुनो, बड़ी रानी और राजकुमार रॉयल होटल के कमरा नंबर 12 में है। अभी जाकर उन दोनों को कत्ल कर दो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। काला भूत बोला, मगर राजकुमार को तो मैं एक बार मार चुका हूँ। बकवास बंद करो, उसे एक बार फिर मार डालो। चलो जल्दी करो। जो हुक्म सरकार। काला भूत होटल रॉयल की तरफ चल पड़ा, मगर दिल में वो बहराम जासूस के इंजाम से डर रहा था। उसके लिए इतना ही खौफ काफी था कि राजकुमार फिर से कैसे जिंदा हो गया था। आखिर वो भी रॉयल होटल आ गया। उसने भी आधी रात को बैरे का भेष बदला, जेब में खंजर रखा और 12 नंबर कमरे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से राजकुमार ने पूछा, कौन है? जी, आपका तार आ गया है। हमारा तार कहाँ से आ गया? जी, तार पर आपका नाम लिखा है, देख लें आकर। नाग भी अंदर ही था। उसने राजकुमार को पीछे किया और खुद दरवाजा खोला। सामने काला भूत बैरे की शक्ल में खड़ा था। नाग ने उसे अंदर बुला लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, सच सच बता दे कि कौन है और आधी रात को तुझे किसने भेजा है? काला भूत परेशान हो गया। नाग ने उसे एक लपड़ दिया तो उसने साफ साफ बता दिया कि राजा ने राजकुमार और बड़ी रानी को मारने भेजा है। नाग ने कहा, जाकर राजा से कह दे कि अब अपनी जान की खैर मनाए, अब उसकी बारी है। काला भूत वहां से भाग गया। जाकर राजा को सारी बात बयान कर दी। राजा ने काले भूत को खूब मारा और फिर रानी से मशवरा करके नागपुर से रातों रात कार में सवार होकर पहाड़ी मुकाम पर चला गया ताकि वहां जाकर आराम से राजकुमार और बड़ी रानी को रास्ते से हटाने के बारे में कोई स्कीम तैयार कर सके। अंबर नागपुर शहर की हवालात में बंद था। उस पर कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा रहा था। इत्तेफाक से जो आदमी कत्ल हुआ था उसका एक रिश्तेदार अदालत में जज लगा था। उसने बड़ी तेजी से मुकदमे की कार्रवाई पूरी करके अंबर को फांसी की सजा सुना दी। अंबर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत ही महसूस न की। अंबर को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उसने एक रोज जेल के वार्डन से कहा, भाई आप लोग ख्वामखा मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ना आप मुझे मार सकते हैं ना मैं मर सकता हूँ। अपने अफसरान से कहो कि मुझे छोड़ दें। वार्डन ने नफरत से कहा, बकवास बंद करो, तुम कातिल हो, तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली है। परसों सुबह सुबह तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। अंबर बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम परसों मुझे फांसी नहीं दे सकोगे। अभी मेरे मरने का हुक्म नहीं है। तुम देख लेना, तुम लोगों को शर्मिंदगी होगी और मैं फांसी के तख्ते से जिंदा सलामत उतर आऊंगा। चलो चलो परे हटकर बैठ जाओ और खुदा को याद करो। वार्डन ने जाकर जेल के अफसर को बताया कि फांसी का मुजरिम ये कहता है। अफसर भी हंसा और बोला, सभी फांसी पाने वाले यही कहा करते हैं। तुम ऐसा करो कि फांसी घर की खूब सफाई शुरू करवा दो। जो हुक्म जनाब। अंबर की साथ वाली कोठरी में एक नौजवान लड़का कैद था। उसको भी फांसी की सजा मिलने वाली थी, मगर अभी उसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई थी। वह दुबला पतला सांवला लड़का था। हर वक्त सर झुकाए खामोश बैठा रहता। किसी वक्त अपनी माँ को याद करके रोना शुरू कर देता। अंबर ने लोहे के जंगले के साथ लगकर एक रोज उससे पूछा, तुमने जब एक इंसान को कत्ल किया है तो फिर अब रोते क्यों हो? उस लड़के का नाम मूर्ति था। कहने लगा, मैंने खून नहीं किया। खून मेरे एक रिश्तेदार ने किया था जो भागकर गैर इलाके में चला गया है। उन्होंने मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया था। झूठी गवाहियां डालकर मुझे फांसी की सजा सुनवा दी। मेरी माँ बूढ़ी है, अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी माँ भी मर जाएगी। अंबर खामोश रहा। दूसरे रोज मूर्ति की बुढ़ी माँ उसे मिलने आई तो वो बहुत रो रही थी और अपने बच्चे के सर पर हाथ फेर फेर कर बहन कर रही थी। अंबर के दिल में उसकी माँ की बहन का बड़ा असर हुआ। उसे यकीन हो गया था कि ये लड़का मूर्ति बेगुनाह है। उसके एक बूढ़े रिश्तेदार ने भी अंबर को बताया कि मूर्ति ने खून नहीं किया
और ये बेगुनाह मारा जा रहा है। अंबर ने दिल में फैसला कर लिया कि वो मूर्ति को बचाकर अपने साथ ले जाएगा। उसने मूर्ति से कहा, मूर्ति तुम अपनी माँ से कहो कि इस शहर से कहीं दूर चली जाए। वो क्यों अंबर भाई, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। तुम अपनी माँ के पास शहर से दूर चले जाना ताकि पुलिस तुम्हें दोबारा गिरफ्तार ना कर सके। मूर्ति के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट आई। भाई अंबर, तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मेरी किस्मत में फांसी का फंदा लिखा जा चुका है। मूर्ति ने सोचा, भला ये नौजवान जिसे खुद एक रोज बाद फांसी मिलने वाली है, उसकी क्या मदद कर सकेगा। बहरहाल उसकी हमदर्दी का मूर्ति ने बहुत शुक्रिया अदा किया और सर झुकाकर आंसू बहाने लगा। अंबर ने कहा, ये बताओ कि क्या इस मुल्क में कोई ऐसी जगह भी है जहां तुम अपनी माँ के साथ पुलिस की निगाहों से बचकर रह सको। मूर्ति ने कहा, भाई ऐसी एक जगह विंध्याचल के पहाड़ों में है। एक गांव है जहां मेरी माँ का एक छोटा भाई रहता है, खेती बाड़ी पर गुजारा करता है। मगर मैं तो अब जिंदगी में कभी उस गांव को नहीं देख सकता। उसे याद करने का फायदा ही क्या। अंबर ने कहा, मैं जो कुछ तुम्हें कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मैं आज रात तुम्हें अपने साथ यहाँ से निकाल कर ले चलूंगा, फिर तुम अपनी माँ को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाना। मूर्ति ने अंबर को देखा। शुक्रिया भाई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस किस्म की बातें करने से बेहतर है कि तुम अपने खुदा को याद करो। तुम्हारा आखिरी वक्त है। अंबर हंसा। मूर्ति, तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आधी रात को जब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं तुम्हें किस तरह यहाँ से निकाल कर लिए जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। इतने में वार्डन ने जोर से आवाज लगाई, बातें बंद करो तुम लोग, पीछे हट जाओ। अंबर ने सरगोशी में मूर्ति से कहा, आज रात तैयार रहना, और पीछे हटकर बैठ गया। रात गुजरती जा रही थी। सुबह 3 बजे अंबर को फांसी मिलने वाली थी। मूर्ति को अंबर की मौत का बहुत अफसोस हो रहा था। वो समझ रहा था कि अंबर का मौत के करीब पहुंचकर दिमाग चल गया है जो इस किस्म की बातें कर रहा है। आह बेचारा अंबर, कल इसकी लाश दरिया के किनारे दफन कर दी जाएगी। ये सोचकर मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसकी भी 1-2 रोज में तारीख मुकर्रर होने वाली थी, फिर उसे भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। रात गुजरती चली गई। उधर फांसी घर में फांसी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। रस्सा बांधा जा रहा था। अंबर अपनी कोठरी में फरार होने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने मूर्ति की दीवार से मुंह लगाकर कहा, मूर्ति तैयार हो जाओ। मूर्ति जाग रहा था। अंबर की आवाज़ सुनकर सोचने लगा, बेचारा मस्त होकर सामने देखकर दीवानों की तरह बातें कर रहा है। भला जिस शख्स को 1 घंटे बाद फांसी मिलने वाली हो, वो कभी जेल से फरार हो सकता है। अभी मूर्ति ये सोच ही रहा था कि उसे सलाखों के टेढ़ा होने की हल्की सी आवाज़ आई। मूर्ति लपक कर जंगले के साथ लगकर देखने लगा। उसने जो देखा वो उसे हैरान करने के लिए काफ़ी था। क्या देखता है कि अंबर एक हाथ से कोठरी की लोहे की मजबूत सलाखों को टेढ़ा कर रहा है। वहां कोई नहीं था। बरामदे में अंधेरा था। सिर्फ जरा दूर कोने में एक लैंप जल रहा था। मूर्ति फटी फटी नजरों से अंबर को देखता चला गया। अंबर ने देखते देखते सलाखों को दोहरा कर दिया और खुद बाहर निकल आया। इसी तरह उसने मूर्ति की कोठरी की सलाखों को भी टेढ़ा कर दिया और कहा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। मूर्ति कुछ देर खड़ा रहा और सोचता रहा कि जाए या ना जाए। अंबर ने पलटकर जोर से सरगोशी की, क्या सोच रहे हो अहमक, भागो मेरे साथ। मूर्ति एकदम कोठरी से निकला और अंबर के पीछे पीछे झुककर चलने लगा। बरामदे में से गुजरकर वो दूसरे बरामदे में आए तो उन्हें एक सिपाही ने देख लिया। वो सीटी बजाने ही लगा था कि अंबर ने उसकी गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि वो 6 कलाबाजियां खाकर दूर जा गिरा और फिर ना उठ सका। अंबर ने मूर्ति का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ जेल की दीवार के नीचे आ गया। यहाँ जरा फासले पर दीवार के ऊपर एक बल्ब चल रहा था जिसकी रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी। अंबर ने मूर्ति से कहा, इस दीवार के मगरबी कोने में एक गोल सीढ़ी ऊपर बुर्ज तक जाती है। हमें उस बुर्ज में पहुंचकर दूसरी तरफ छलांग लगानी होगी। घबराना बिल्कुल नहीं। मूर्ति ने आहिस्ता से कहा, बुर्ज पर तो 2 सिपाही मशीन गन्ने लेकर हर वक्त पहरा देते हैं। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, आओ मेरे साथ। अंबर और मूर्ति आगे पीछे दीवार के साथ लगकर चलने लगे। वह झुककर चल रहे थे। रात की वजह से वहां ज्यादा पहरेदार नहीं थे। ऊपर बुर्ज पर सर्च लाइट भी लगी थी और अब 2 सिपाही मशीन गन्ने उठाए पहरा दे रहे थे, मगर उनका मुंह दूसरी तरफ था। अंबर और मूर्ति बुर्ज के गोल सीढ़ियों वाले दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खुला था। अंबर ने मूर्ति को साथ लिया और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। फिर उसे कहा, तुम मेरे पीछे पीछे रहना और हरगिज हरगिज कोई आवाज ना देना। मैं जो करूं उसको खामोशी से देखना। बहुत अच्छा। मूर्ति घबराया हुआ सा था, मगर उसे अब अंबर पर भरोसा हो रहा था। उसने अंबर में गैर मामूली ताकत देख ली थी। वो समझ गया था कि अंबर कोई आम किस्म का इंसान नहीं है। अंबर खामोशी से दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया। उसने दरवाजे की ओर से देखा कि दोनों पहरेदार सिपाही नीचे खड़े झांक रहे थे। दीवार काफी ऊंची थी। नीचे एक खाई थी। अंबर ने सीटी की हल्की सी आवाज पैदा की। सिपाही चौंके। ये आवाज किसकी थी? सीढ़ियों में से आई थी। अंबर असल में उन्हें सीढ़ियों के अंदर लाना चाहता था,
ताकि अगर गोली भी चले तो उसकी आवाज गोल सीढ़ियों में दब जाए, और ऐसा ही हुआ। दोनों सिपाही सीढ़ियों की तरफ लपके। अंबर दीवार के साथ लगकर अंधेरे में खड़ा हो गया। जब दोनों सिपाही करीब आए तो एक ने चीख कर कहा, यह फांसी का कैदी है। दूसरे सिपाही ने झट से फायर कर दिया। मशीन गन से 6-7 गोलियां निकलकर अंबर के सीने से टकराईं और सीढ़ियों में गिर गईं। सिपाही का ख्याल था कि कैदी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। गोलियों की आवाज नीचे खड़े मूर्ति ने भी सुनी और उसका दिल धड़क उठा। अंबर भाई को गोली लग गई। उसने सोचा और भागने ही वाला था कि अंबर की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। मूर्ति, वहीं खड़े रहो। इसके साथ ही अंबर ने एक सिपाही के सर पर मुक्का मारकर उसे हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया। दूसरे ने फायर खोल दिया। मशीन गन की नाली का रुख अंबर की छाती की तरफ था और गोलियां तड़ातड़ करती उससे टकरा टकरा कर नीचे सीढ़ियों में गिर रही थीं। एक बार तो सिपाही का सर भी चकरा कर रह गया कि यह शख्स इंसान है कि कोई जिन है, कि इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। अंबर ने बरसती गोलियों में हाथ आगे बढ़ाकर सिपाही की मशीन गन छीन ली। फिर उसके सर पर हल्की सी जरब लगाई। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्दी से ऊपर आ जाओ। मूर्ति अंबर के साथ भागकर ऊपर आ गया। बुर्ज में बाकायदा मोर्चा बना हुआ था। अभी तक जेल में किसी को खबर न हुई थी। अंबर ने देखा कि रस्सी की एक सीढ़ी वहां पड़ी थी। वो रस्सी की सीढ़ी की मदद से नीचे उतर रहे थे कि जेल में शोर मच गया। सायरन चीख उठे। पता चल गया था कि फांसी के 2 कैदी भाग गए हैं। जल्दी उतरो मूर्ति। दोनों खाई में से उतरकर सामने वाले दरख्तों के झुंड में आ गए। उधर जेल के दरवाजे में से सिपाही जीप लेकर कैदियों की तलाश में भागे। उनके बाद एक दस्ता कुत्तों को लेकर बाहर को लपका। कुत्ते भौंक रहे थे। उन्हें मूर्ति और अंबर के कपड़ों की बू सूंघा दी गई थी। अंबर ने कहा, ये कुत्ते सीधे हमारी तरफ ही आएंगे, चलो सामने तालाब में छुप जाते हैं। उन्होंने तालाब में छलांग लगाई और नाक तक पानी में डूबकर बैठ गए। कुत्ते भौंकते हुए तालाब तक आए। उन्हें करीब आता देखकर अंबर ने मूर्ति को इशारा किया। दोनों ने गहरा सांस खींचा और तालाब में डुबकी लगा दी। कुछ देर तालाब के अंदर रहने के बाद उन्होंने पानी की सतह से सर बाहर निकाला तो देखा कि कुत्तों की आवाज दूर सड़क की जानिब से आ रही थी। चले गए, मूर्ति बोला। अंबर ने कहा, यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई अंबर, तुम्हें गोलियां लगी थीं। अंबर ने कहा, अगर लगती तो मैं जिंदा कहाँ होता, यही तो मैं सोच रहा था। इन बातों को छोड़ो और यहाँ से घर की तरफ भागो। लेकिन मेरे घर पर तो पुलिस मौजूद होगी। ये भी ठीक है, तो फिर यहाँ से किसी वीराने की तरफ निकल चलते हैं। उन्होंने तालाब की दूसरी तरफ पहुंचकर उस जानिब भागना शुरू कर दिया जहाँ छोटे छोटे टीले थे। उन टीलों में आकर उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। कुत्तों ने उनकी भूख फिर पा ली थी और अब सिपाहियों को लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये कुत्ते फिर आ रहे हैं। कोई फिक्र न करो मूर्ति, हम इन्हें मार भगाएंगे। टीले में एक जगह उन्हें किसी सराय का पुराना खंडर नजर आया। वो उस खंडर में आकर छुप गए। कुत्तों की आवाजें करीब से करीबतर हो रही थी। सराय में एक टूटी फूटी कोठरी थी जिसकी आधी छत गिरी पड़ी थी। अंबर ने मूर्ति को कोने में छुप जाने को कहा और खुद कोठरी के टूटे दरवाजे की ओट में छुपकर सिपाहियों का इंतजार करने लगा। सिपाही कुत्तों को लेकर करीब आ गए। कुत्ते भौंक रहे थे। जब कुत्ते बहुत करीब आ गए तो अंबर ओट से बाहर निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। दूर से कुत्तों ने जो अपने शिकार को देखा तो उस पर झपट पड़े। अंबर ने जमीन पर से कुछ पत्थर उठाए और पूरी ताकत से घुमाकर उन पर मारे। ये पत्थर गोलियों की तरह कुत्तों को लगे और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। 5 कुत्ते जमीन पर पड़े थे और तड़प रहे थे। सिपाहियों ने अंबर को देखा तो उस पर गोलियों का मींह बरसाना शुरू कर दिया। अंबर को तो खैर कुछ भी ना हुआ। उसने आगे बढ़कर एक सिपाही की राइफल छीन ली और हवा में फायर करके गरज कर कहा, तुम देख रहे हो कि तुम्हारी गोलियां मुझ पर असर नहीं कर रही। मैं तुम्हारा देवता हूं। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी इन कुत्तों जैसा होगा। सिपाही पहले ही डरे हुए थे। अब जो अंबर ने सामने आकर ये बातें की तो वो सर पर पांव रखकर दौड़ गए। जब मैदान साफ हो गया तो अंबर ने वापस आकर मूर्ति से कहा, मैदान साफ है, अब चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। मूर्ति ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। बड़ा हैरान था। कहने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। सिपाही मेरे घर छुप कर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेहतर यही है कि तुम जाकर मेरी माँ को किसी तरह साथ ले आओ। हम यहाँ से भाग जाएंगे किसी तरफ। ठीक है, मगर यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं। सिपाहियों ने इस जगह को देख लिया है। दरिया पार एक पुराना किला है, वहां चलकर छुप जाते हैं। माँ आएगी तो दरिया पार करके अपने साथ ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ। अंबर मूर्ति को साथ लेकर दरिया पर आ गया। यहाँ एक कश्ती खड़ी थी। अंबर ने मूर्ति को कश्ती में अपने साथ सवार कराया और चप्पू चलाने शुरू कर दिए। बीच दरिया में जाकर मूर्ति ने डरते डरते पूछा, अंबर भाई, तुम पर गोली ने असर क्यों नहीं किया? अंबर ने हंस कर कहा, मुझे तो गोली लगी ही नहीं थी। तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गोलियां तुम्हारे जिस्म से लगकर नीचे गिर रही थी। अंबर जोर से हंसा। तुमने जरूर ख्वाब देखा होगा मूर्ति। नहीं भाई, मैं दिन में ख्वाब नहीं देखा करता। तो फिर आज तुमने जरूर ख्वाब देखा है। अंबर ने मूर्ति को अपने बारे में कुछ ना बताया। वो यूं ही बातें करते रहे। अंबर मूर्ति की बातों को टालता रहा। दरिया पार हो गया। कश्ती किनारे के साथ जाकर लग गई। अंबर ने देखा दरिया पार एक पुराने से किले की इमारत खड़ी है। ये किसी मंदिर की इमारत लग रही थी। मूर्ति ने कहा,
कभी मेरा बाप मुझे इस मंदिर में लाया करता था। ये मेरे बचपन की बात है। अब यहाँ कोई नहीं आता। मंदिर वीरान हो गया है। चलो इसके अंदर चलते हैं। उस किले के मंदिर में एक पुरानी मूर्ति बैल की बनी हुई थी। मूर्ति के पास ही एक सीढ़ी ऊपर जाती थी। वो ऊपर चले गए। ऊपर एक तंग सी कोठरी थी। कोठरी में फिर एक सीढ़ी थी जो दूसरी तरफ एक हॉल कमरे में उतर गई थी। यहाँ नीची छत के कमरे में फर्श पर जगह जगह टूटे फूटे बुतों के पत्थर बिखरे हुए थे। मूर्ति ने कहा, मैं अपने बाप के साथ यहाँ आया करता था। अंबर बोला, क्या तुम मेरे वापस आने तक यहाँ ठहर जाओगे? क्यों नहीं, तुम जाकर मेरी माँ को ले आओ। मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंबर को मूर्ति ने अपने घर का पूरा पता बता दिया था। अंबर दरिया पार करके शहर के अंदर आ गया। ढूंढते ढूंढते आखिर वो मूर्ति के घर पहुंच गया। उसकी माँ उदास बैठी थी। उसने सुन लिया था कि उसका बेटा जेल से फरार हो गया है। अंबर ने जाकर उसे खुशखबरी सुनाई कि मूर्ति उसके पास है और अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। शायद बाहर CID वाले बैठे हों माँ, इसलिए मैं अंधेरा हो जाने पर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अंबर मकान से बाहर आकर शहर में इधर उधर फिरता रहा। जब शाम का अंधेरा फैल गया तो वो एक फकीर का भेष बदलकर मूर्ति के घर आ गया। उसने मूर्ति की माँ को भी फकीरनी का लिबास पहनाया और साथ लेकर शहर से बाहर निकल गया। दरिया किनारे कश्ती तैयार खड़ी थी। दोनों उसमें बैठकर दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यहाँ से अंबर मूर्ति की वालदा को लेकर पुराने मंदिर में आ गया। उसने मूर्ति को आवाज दी, कोई जवाब न आया। वो हैरान हुआ कि मूर्ति कहाँ चला गया। उसने तो ताकीद की थी कि इसी जगह रुककर इंतजार करना। माँ ने कहा, कहीं वो लोग मेरे बेटे को गिरफ्तार करके तो नहीं ले गए? अंबर ने कहा, अगर ऐसी बात होगी तो मैं उसे फिर से छुड़ा कर ले आऊंगा। माँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मूर्ति को पुलिस वाले वहां से पकड़ कर ले गए थे। उसे फिर से फांसी की कोठरी में बंद कर दिया था और फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई थी। अंबर ने मूर्ति की माँ को दरिया पार पहाड़ों में उसके रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचाया और खुद शहर में आ गया ताकि मूर्ति को फांसी घर से छुड़ाया जाए। शहर में घूमते फिरते अंबर रॉयल होटल के करीब आ गया। यह वही होटल था जिसमें नाग और मारिया बड़ी रानी और राजकुमार के साथ ठहरे हुए थे। उस वक्त मारिया और नाग बाहर थे। अंबर ने सोचा कि इस जगह से फोन करके जेल से पता कर लेना चाहिए कि मूर्ति को फांसी किस वक्त दी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो देर कर दे और मूर्ति को फांसी दे दी जाए। वह रॉयल होटल में आ गया। उसने काउंटर पर बैठी हुई लड़की से कहा, क्या मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? लड़की ने अंबर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े ठीक नहीं थे। लड़की ने उसे धुतकार कर कहा, चलो चलो भागो यहाँ से। कहाँ से फकीर लोग अंदर आ जाते हैं। बैरा, इस पागल लड़के को यहाँ से निकाल लो। अंबर को बड़ा गुस्सा आया कि ये बड़ी बदतमीज लड़की है। इसको इतना भी एहसास नहीं कि एक इंसान से किस तरह बात की जाती है। इतने में बैरा आ गया। वो बड़ा हट्टा कट्टा था, पूरा भैंसा लगता था। अंबर उसके मुकाबले में बिल्कुल नौजवान लड़का सा लगता था। उसने आते ही अंबर को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अंबर अपने आप में आ गया था। बैरे ने अंबर को खींचा तो उसे यूं लगा जैसे वो किसी पहाड़ को अपनी तरफ खींच रहा है। बैरा अंबर की तरफ खिंचाया। अब अंबर की बारी थी। उसने बैरे को गर्दन से पकड़कर जो धक्का दिया तो वो एक दो मेजों से टकराता हुआ सीधा लुढ़कता लुढ़कता दरवाजे से बाहर निकलकर लॉन की घास पर जा पड़ा। लड़की का मुंह हैरत से खुल गया। कौन हो तुम? अंबर ने कहा, मोहतरमा, मैं भूत हूँ। और इसके साथ ही अंबर ने दांत निकालकर मुंह बनाया। लड़की ने सहम कर कहा, फोन कर लो। अंबर फोन करने लगा। इतने में बैरा वहां आया और डरते डरते वहां से खिसक गया। अंबर ने मालूम कर लिया कि मूर्ति को आज रात 3 बजे फांसी दी जा रही है। अचानक अंबर को नाग की खुशबू महसूस हुई। वह चौंका। उसने लड़की की तरफ देखा। क्या यहाँ नाग रहता है? कौन सा नाग? लड़की ने डरते हुए पूछा। ओह, तुम नहीं समझ सकोगी, अंबर ने कहा। और अब जो पीछे मुड़कर देखा तो सामने नाग खड़ा था। दोनों भाई भागकर एक दूसरे से लिपट गए। काउंटर वाली लड़की ने यह मंजर देखा तो सारे हिलाकर चुप हो गई। सोचा कि यह भूत इस शेर के चेहरे वाले को ही मिल सकता था। नाग ने अंबर को सारी कहानी सुनाई। ये भी बताया कि मारिया भी इसी जगह पर है। वो उसे ऊपर बड़ी रानी के पास ले गया। अंबर का तारुफ बड़ी रानी और राजकुमार से कराया। इतने में मारिया की आवाज आई, भाई अंबर, मारिया बहन। मारिया ने खुद अंबर का हाथ अपने हाथ में ले लिया क्योंकि अंबर तो मारिया के हाथ को नहीं देख सकता था। मारिया से मिलकर अंबर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अंबर ने कहा, अब जरूरत मूर्ति को बचाने की है। उसे आज रात फांसी दी जा रही है। उसकी बूढ़ी माँ दरिया पार एक कोठरी में बैठी उसका इंतजार कर रही है। ये लड़का बिल्कुल बेगुनाह है। नाग ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, हम दोनों चलकर उसे फांसी की कोठरी से निकाल लाते हैं। बड़ी रानी ने कहा, बेटा अगर तुम पसंद करो तो हम उसे अपने घर ले चलेंगे। अंबर ने कहा, नहीं बड़ी रानी, उसका अपना पुराना मकान शहर से बहुत दूर एक जंगल में है। वहां उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उनका कबीला उनके साथ है और वो लोग उन पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। मारिया ने पूछा, क्या मेरी जरूरत तो नहीं साथ चलने की? नाग ने कहा, नहीं, बड़ी रानी की हिफाजत के लिए यहाँ भी तो किसी को रहना चाहिए। आप लोग किस वक्त तक आ जाएंगे? राजकुमार ने पूछा। नाग ने कहा, मेरे ख्याल में रात गुजर जाएगी, पिछले पहर आएंगे। बहरहाल तुम्हारे पास मारिया मौजूद है, तुम बेफिक्र होकर सो जाना।
बड़ी रानी ने कहा, बेटे अंबर, भगवान तुम्हारी रखवाली करे, अपना ख्याल रखना। अंबर बोला, आपकी दुआ चाहिए माँ जी। नाग और अंबर सीढ़ियाँ उतरकर होटल से निकलने लगे तो वही बैरा वहाँ खड़ा था। अंबर ने उसकी तरफ देखकर जरा सा मुंह बनाया। बैरा वहाँ से सर पर पाँव रखकर भाग गया। ये क्या बात हुई? इसको तुमने क्या कह दिया अंबर भाई? अंबर हंसा और नाग को सारी बात सुनाई। नाग ने कहा, शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ था, मगर अब सीधी राह पर आ गई हैं। इसी तरह बातें करते हुए वो लोग शहर के चौक में आ गए। अब रात हो गई थी। शहर की इमारतों और मकानों में रोशनी हो रही थी। मेरा ख्याल है हमें टैक्सी ले लेनी चाहिए। अच्छा ख्याल है। इतने में एक टैक्सी उनके करीब से गुजरी। अंबर ने उसे रोक लिया। दोनों उसमें बैठ गए। भाई जेल खाने चलो। जी? ड्राइवर ने चौंक कर पूछा। भाई मेरा मतलब है जेल के दरवाजे तक चलो, हमें एक अफसर से मुलाकात करनी है। जी अच्छा। टैक्सी ने उन्हें जेल से दूर उतार दिया। नाग ने उसी जगह उतरना मुनासिब ख्याल किया था। टैक्सी को किराया अदा किया, वो चली गई। अंबर ने कहा, हमें जेल की पिछली दीवार से अंदर जाना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम अंदर जाकर मूर्ति को लेकर जुनूबी बुर्ज पर आ जाना। उस बुर्ज पर तुम्हें रस्सी की सीढ़ी मिल जाएगी। नाग ने कहा, ठीक है। अंबर ने नाग को साथ लिया और जुनूबी बुर्ज के सामने दरख्तों में एक जगह छुप गया। नाग ने उसी वक्त सांप का रूप बदला और घास पर रेंगता हुआ खाई में पहुंच गया। यहाँ से वो जेल की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से होकर वो जेल के अंदर आ गया। अंबर ने उसे फांसी की कोठरी और मूर्ति के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दीवारों से होता हुआ उस ब्लॉक में आ गया जहाँ फांसी की कोठरियाँ थी। सारी कोठरियाँ खाली थी। सिर्फ एक कोठरी में उसे मूर्ति नजर आया। दिया जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में उसने मूर्ति को देखा। बिल्कुल वही हुलिया था जो अंबर ने उसे बताया था। बेचारा बेहद उदास और परेशान होकर बैठा था। नाग रेंगता हुआ दीवार के ऊपर से होकर फांसी की कोठरी के सामने आ गया। यहाँ सख्त पहरा था। 2 सिपाही राइफलें लिए वहां पहरा दे रहे थे। नाग के पास वक्त नहीं था। उसने जाते ही दोनों सिपाहियों को बारी बारी डसकर बेहोश कर दिया। उसने सिपाहियों में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया था कि वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए बेहोश हो जाते। वो कोठरी के अंदर चला गया और जाते ही फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। मूर्ति हैरान होकर उसे तकने लगा। नाग ने उसे बताया कि हैरान होने की जरूरत नहीं है और ना वक्त है। बस ये समझ लो कि मैं अंबर का भाई नाग हूँ। जादू के जोर से हर शक्ल इख्तियार कर लेता हूँ। चलो मेरे साथ। आगे क्या हुआ? क्या नाग मूर्ति को फांसी की कोठरी से निकाल कर ले गया? राजा ने बड़ी रानी और राजकुमार से किस तरह इंतकाम लिया? अंबर और मारिया के साथ क्या गुजरी? ये सब कुछ जानिए इस नॉवल की अगली किस्त में।